हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सीए प्रमोद पतिपाटी एंड यू आर वाचिंग सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासेस। हम कहाँ थे? कंसोलिडेशन कर रहे थे 110 में। हमने वो समझा था लास्ट लेक्चर में। हमने कंट्रोल इवैल्यूएशन के साथ स्टार्ट किया था, राइट? तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मॉड्यूल से करवाता हूँ, क्योंकि ये जो थियरी वाला जो टॉपिक है ना, मैंने नोट्स बनाया है। वो नोट्स मिल जाएगा। अगर सिर्फ मेरा नोट्स भी देख के जाओगे ना तो फिर हो जाएगा, काम तो हो जाएगा। बट जब समझ रहे हो तो फिर कंप्लीटली समझ लो ना। अगर क्वेश्चन पर्पस के लिए देखोगे तो फिर मेरा नोट्स सफिशिएंट है। अगर नोट्स को रीड कर लोगे तो बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। और प्लस एक और चीज बता दूं, जो थ्योरी वाला टॉपिक्स में से जो है ना, एफआर में बहुत कम आता है। कंसोलिडेशन में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो हम जब प्रैक्टिकल चालू करेंगे तब देख लेंगे। आज का लेक्चर मे बी और कल का लेक्चर भी नहीं, आज या कल हाफ लेक्चर में खत्म कर देंगे ये थियरी वाला। तो थियरी वाले में हम मॉड्यूल से करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में जैसा है ना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो फिर तुमको समझने में भी आसान होगा। चलो, कंट्रोल इवैल्यूएशन स्टार्ट किया था। और कंट्रोल इवैल्यूएशन स्टार्ट करने के बाद मैंने बताया था कि कंट्रोल इवैल्यूएशन कैसा होता है। अब कंट्रोल होने के लिए तीन चीज कंपलसरी है। यानी कंट्रोल कैसा आया था सर? तो मैंने बताया था कि समझो समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, और पीपी लिमिटेड होल्ड कर रहा है मोर देन 50% या 55% इन ए लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली इन जनरल सेंस व्हाट वी से दैट ए लिमिटेड इज सब्सिडरी एंड पीपी लिमिटेड जो है ना ये पेरेंट कंपनी है, बराबर वही बोलते हैं हम। क्यों 55% है? बट इंडिया 110 स्पेसिफिकली बोलता है कि इवन इफ इट होल्ड्स 55%, तुम्हें देखना पड़ेगा कि वेदर पीपी लिमिटेड हैज कंट्रोल ओवर ए लिमिटेड। ठीक है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि पीपी लिमिटेड जो है ए के ऊपर कंट्रोल करता है कि नहीं। अब ये कंट्रोल चेक कैसे करेंगे, वही चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अगर ये कंट्रोल प्रूव हो जाएगा, इन केस दिस कंट्रोल इज प्रूव्ड, तो फिर उस केस में पीपी लिमिटेड जो है ना ये होल्डिंग कंपनी माना जाएगा, यानी पेरेंट कंपनी। एंड ए लिमिटेड जो है ना ये सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा, ठीक है। और पीपी लिमिटेड विल प्रिपेयर सीएफएस, बरोबर। अब यहाँ पे कंट्रोल होने के लिए तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो पावर ओवर द इन्वेस्टिव चाहिए, राइट। एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स चाहिए, ठीक है। ये दोनों डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड एबिलिटी टू यूज द पावर ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द इन्वेस्टर्स रिटर्न। किसका रिटर्न होना चाहिए? इन्वेस्टर, हाँ, ये ध्यान रखना। ये भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अगर ये तीनों में यस आ जाता है, यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे भी यस है, और यहाँ पे भी यस है, अगर तीनों भी जगह यस है, तो फिर उस केस में यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। तो जो भी एंटिटी है, समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड लिया था, तो पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर एज पेरेंट एंड ए लिमिटेड विल बी कंसिडर सब्सिडरी। ये देखा था। और फिर उसके बाद स्टार्ट किया था हमने पावर ओवर द इन्वेस्टी, राइट। हमने स्टार्ट कर दिया था सर पावर ओवर द इन्वेस्टी केस। अब पावर ओवर द इन्वेस्टी यानी क्या? पावर होने के लिए तो हम कंट्रोल का सबसे पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं। कंट्रोल का जो है ना, कंट्रोल के लिए तीन चीज चाहिए। एक पावर, दूसरा वेरिएबल रिटर्न, एंड थर्ड जो इन्वेस्टर का रिटर्न है, ठीक है। तो पावर का जो है ना फर्दर इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि वेदर दी जो पेरेंट कंपनी है उसका पावर है कि नहीं सब्सिडरी के ऊपर। अब पावर यानी क्या है? पावर के लिए तीन चीजें होना चाहिए, कंपलसरी है तीन चीजें। क्या? एक एग्जिस्टिंग राइट होना चाहिए। सेकंड सेकंड क्या होना चाहिए सर? करंट एबिलिटी होना चाहिए। एंड थर्ड क्या है? जो भी एग्जिस्टिंग राइट्स है अलोंग विद द करंट एबिलिटी, ही द पेरेंट कंपनी शुड बी एबल टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? एक एग्जिस्टिंग राइट्स होना चाहिए, बरोबर। एग्जिस्टिंग राइट्स यानी क्या? हम एक एक धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था कि रिलेवेंट एक्टिविटीज खत्म कर दिया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे रिवीजन के लिए सुन लो। करंट एबिलिटी और टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टी। तो हमने सबसे पहले चालू किया था कि रिलेवेंट एक्टिविटीज क्या होता है। देखो, एग्जिस्टिंग राइट तो सिंपली समझ में आता है कि उसके पास राइट्स है, जो भी पेरेंट है उसके पास राइट्स है, बरोबर। वो राइट्स को यूज करके करेंटली जो भी एक्टिविटीज होगा, एक्टिविटीज इन द सेंस डिसीजन मेकिंग हो गया, कंपनी में कोई भी कंपनी में डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज होते हैं ना, तो वो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज में इसका करंट एबिलिटी है। करंट एबिलिटी किस चीज के लिए चाहिए? टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटी। अब डायरेक्ट की रिलेवेंट एक्टिविटी मतलब यानी क्या है सर? यानी क्या? ये इसका पॉइंट लगाएगा उसके पॉइंट से, मनी यानी समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीपी लिमिटेड में कुछ डिसीजन मेकिंग हो रहा है। समझो पीपी लिमिटेड में कुछ डिसीजन मेकिंग हो रहा है। समझो पीपी लिमिटेड सोच रहा है कि एक्सपोर्ट करूं। पीपी लिमिटेड का पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी है समझो ई लिमिटेड, ठीक है। ई लिमिटेड पेरेंट कंपनी है, पीपी लिमिटेड है सब्सिडरी कंपनी। और यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है पीपी लिमिटेड। बट यहाँ पे जब एक्सपोर्ट करने सोच रहा है तो ई लिमिटेड जो है ना, ई लिमिटेड
ई लिमिटेड क्या है, यहाँ पे एक डिसीजन देगा कि किधर इट हैज टू बी एक्सपोर्टेड और नॉट। ठीक है, जो भी उसका प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करे या नहीं। तो अगर बताओ, ये जो पीपी लिमिटेड है, ये पीपी लिमिटेड एक्सपोर्ट करेगा, तो एक्सपोर्ट करेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब प्रॉफिट और लॉस ये डिपेंड करेगा कि उसका कौन सा प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट क्या है, सेल्स क्या है, वो पूरा। बरोबर। बट जब ये एक्सपोर्ट करेगा तो इसका रिटर्न के ऊपर इफेक्ट होगा। बरोबर। इसका ये रिलेवेंट एक्टिविटी है। बरोबर ना, रिलेवेंट एक्टिविटी यानी क्या, ऐसा एक्टिविटी वेरिन उसमें चेंज आ गया तो मेरा रिटर्न के ऊपर भी चेंज आएगा, मेरा रिटर्न्स में चेंज आएगा, यानी मेरा प्रॉफिट बदलेगा। तो एक्सपोर्ट करने से इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। बट यहाँ पे ई लिमिटेड ने क्या किया, ई लिमिटेड ने उसको बता दिया कि नहीं करने का। ये क्या कर रहा है, ई लिमिटेड इज डायरेक्टिंग द रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ पीपी लिमिटेड। बरोबर। तो जब डायरेक्ट कर पा रहा है, देन ई लिमिटेड विल हैव द पावर ओवर पीपी लिमिटेड। समझा बेसिक आइडिया। यस। अब रिलेवेंट एक्टिविटी यानी क्या, रिलेवेंट एक्टिविटी मतलब एक सिंपल एग्जांपल दिया था एक्सपोर्ट करना। बट रिलेवेंट एक्टिविटी का अगर लिटरल सेंस देखो तो मेरा बिजनेस है, और बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज है जो मेरे क्या बोलते प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। राइट, अभी बिजनेस में बहुत सारे रिलेवेंट एक्टिविटीज हो सकता है। अब कोई समझो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए फंडिंग चाहिए। बरोबर, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए फंडिंग चाहिए। तो फंडिंग कहाँ से लाए, इक्विटी से लाए या डेट से लाए, ये क्या है, ये एक रिलेवेंट एक्टिविटी है। बरोबर। फिर उसके बाद वहां पे जो कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो मटेरियल यूज करेंगे वगैरह, वो भी रिलेवेंट एक्टिविटी है। तो रिलेवेंट एक्टिविटी एक बहुत सारे बड़ा लिस्ट हो सकता है रिलेवेंट एक्टिविटीज। अब इस रिलेवेंट एक्टिविटीज में से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा मुझे। बरोबर। सबसे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी क्या सर, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के चेंज की वजह से, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के चेंज की वजह से मेरा रिटर्न ऑन जो भी रिटर्न है, मेरा प्रॉफिट है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरा जो रिटर्न है वो चेंज हो जाएगा। तो दैट विल बी मोस्ट रिलेवेंट एक्टिविटी। और ये रिलेवेंट एक्टिविटी को अगर कोई डायरेक्ट कर रहा है तो फिर दैट इन दैट केस उस पर्टिकुलर जो पर्सन डायरेक्ट कर रहा है यानी इन्वेस्टर विल हैव पावर ओवर द इन्वेस्टिंग। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिया था उस दिन, सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैनेजिंग फाइनेंशियल ड्यूरिंग द लाइफ इंक्लूडिंग अपॉन डिफॉल्ट, सेलेक्टिंग एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ असेट। ये सारे जो है ना, अपॉइंटिंग टर्मिनेटिंग रेम्यूनरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग स्कीम मैनेजरल पर्सन और सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सारे एग्जांपल्स है। अब ये एग्जांपल्स ये एग्जॉस्टिव नहीं है। यानी क्या, ये क्या है, इसमें और भी एग्जांपल्स और तरीके हो सकते हैं, जजमेंट है, जजमेंटल है कि कौन से बिजनेस में कौन सा रेलेवेंट एक्टिविटी हो सकता है। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, ये एक देखा था हमने। देन उसके बाद एक और देखा था कि द पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल पार्टीज। यानी क्या, जो पावर है मेरा रिलेवेंट एक्टिविटीज, कोई भी इन्वेस्टर है, समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, और यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ तो फिर इजिली अंडरस्टैंड होगा। पीपी लिमिटेड है और ए लिमिटेड है। ठीक है, और ये दोनों होल्ड कर रहे बी लिमिटेड में कुछ उसका शेयर। अब जब शेयर होल्ड कर रहा है, पीपी लिमिटेड जो है ना, वो भी डायरेक्ट कर रहा है रिलेवेंट एक्टिविटीज, और ए लिमिटेड जो है ना, ये भी डायरेक्ट कर रहा है रिलेवेंट एक्टिविटीज। पीपी लिमिटेड भी डायरेक्ट कर रहा है और ए भी डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों डायरेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों को जो है ना हम जॉइंट कंट्रोल नहीं मानेंगे। अब जॉइंट कंट्रोल क्या है सर, इंडेस डबल वन ट्रिपल वन सॉरी, इंडेस ट्रिपल वन जॉइंट एग्रीमेंट्स में देखेंगे, जहां पे यूनानिमस डिसीजन चाहिए होता है। अगर समझो बी लिमिटेड का कुछ एक्टिविटीज है जो रिलेवेंट है, जो पीपी लिमिटेड डायरेक्ट कर रहा है, उसमें ए का डिसीजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बरोबर, कुछ ऐसा हो सकता है ना। तो उस केस में यहाँ पे जब दोनों एंटिटी अगर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ बी लिमिटेड, तो इन दोनों को हम क्या जॉइंट कंट्रोल नहीं मानेंगे। ठीक है, उसका एग्जांपल भी देखो यहाँ पे, 5 parties each own 20% of entity Z and each has one seat on entity's board of directors. All strategic operating and financing decisions, that is decisions in respect of activities that is significantly affect the returns of entity Z। यानी जो relevant activities है, पिंक कलर बहुत गंदा लग रहा है ना, रुको चेंज करते हैं, ऑरेंज लेते हैं। ठीक है, रिक्वायर द कंसेंट ऑफ एनी 4 डायरेक्टर्स ऑफ द 5 डायरेक्टर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 लोग हैं एंटिटी जेड में, सब 20-20% होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस है विच इज मोस्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज, इसका कोई भी डिसीजन लेना है तो फिर उस केस में 5 डायरेक्टर में से कोई भी 4 का कंसेंट चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर ज्वाइंट कंट्रोल मानने के लिए मुझे क्या चाहिए, यूनानिमस डिसीजन चाहिए।
बरोबर, सब 5 डायरेक्टर का जो है ना एक कंसेंट चाहिए होगा, बट यहाँ पे क्या है, कोई भी 4 का चलेगा, तो फिर इसको जॉइंट कंट्रोल नहीं मानेंगे हम। ठीक है। The five parties do not jointly control entity Z because unanimous consent is not required for decision relating to activities of entity Z that significantly affect its return. Nevertheless, it is clear that power to direct the relevant activities of entity Z is shared and no single control party controls entity Z. यानी यहाँ पे सिंपल बोलने का तरीका क्या है कि relevant activities जो डायरेक्ट करने का पावर है वो मल्टीपल पार्टीज के पास हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पास हो सकता है। तो ये मल्टीपल इन्वेस्टर्स जब एक साथ मिलेंगे तो इनको हम जॉइंट कंट्रोल नहीं बोलेंगे। ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है कि सर ये जो रिलेवेंट एक्टिविटीज हम बात कर रहे हैं, जो भी रिलेवेंट एक्टिविटीज हम बात कर रहे हैं, ये फेसेस में भी डिवाइड हो सकता है। फेसेस इन द सेंस क्या, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फेस, यहाँ पे जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बताया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। फर्स्ट 2 इयर्स जो है ना, कंस्ट्रक्शन जो है ना वो रिलेवेंट एक्टिविटी है। देन उसके बाद बचा हुआ लाइफ के लिए रिलेवेंट एक्टिविटी क्या है, मेरा टोल कलेक्शन, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट जो क्या बोलते हैं, रिलेवेंट एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इन फेसेस। एंड ये जो फेसेस में अलग अलग पार्टी जो है ना, अलग अलग पार्टी क्या कर सकता है, उसको डायरेक्ट कर सकता है रिलेवेंट एक्टिविटीज को। बराबर। जब अलग अलग पार्टीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स में अगर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा इसमें से, ये दोनों एक्टिविटीज में से जो रिलेवेंट एक्टिविटीज है, इसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है। मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी क्या, जो मेरे रिटर्न्स को अफेक्ट करेगा। अब रिटर्न्स यानी क्या, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद अगर समझो किधर पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने, उससे रिटर्न्स हुआ, ये सब चीजें हैं। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट कौन सा है जो मेरा प्रॉफिट को या रिटर्न्स को हिट कर रहा है, तो वो मेरा क्या माना जाएगा, रिलेवेंट एक्टिविटी, मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेवेंट एक्टिविटी। और उसको जो डायरेक्ट कर रहा है उसके पास पावर है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 वही पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। डन, समझा, बताओ, पक्का। हाँ सर। चलो, देन देखते हैं, अब देखते हैं करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज यानी क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। हमने देखा पावर, पावर में सबसे पहले क्या था, एग्जिस्टिंग राइट्स होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, करंट एबिलिटी होना चाहिए, और रिलेवेंट एक्टिविटीज टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। तो रिलेवेंट एक्टिविटीज पढ़ लिया हमने। अब करंट एबिलिटी क्या है, करंट एबिलिटी इज नथिंग बट जब डिसीजंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब डिसीजंस रिक्वायर्ड है फॉर दी एनी एक्टिविटी, रिलेवेंट एक्टिविटीज के लिए कुछ डिसीजंस रिक्वायर्ड है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में डिसीजंस लेने का जो क्षमता बोलते हैं ना, उसको ये बोलते हैं करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। यानी क्या, कुछ डिसीजंस लेना है, रिक्वायर्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मुझे लेने का ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी होना चाहिए। अब ये जो राइट्स है वो हम आगे देखेंगे कि ये राइट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, सब्सटैंटिव एंड प्रोटेक्टिव, और आगे देखेंगे। बट करंट एबिलिटी इज नथिंग बट, यहाँ पे जब भी डिसीजन रिक्वायर्ड है तब मुझे लेना चाहिए। देखो, एन इन्वेस्टर would have current ability to direct the relevant activities if that investor were able to make decisions at the time those decisions need to be taken। जब चाहिए तब डिसीजंस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जब चाहिए तब लेना पड़ेगा। एन इन्वेस्टर कैन हैव द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टी इवन इफ डज नॉट एक्टिवली डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टी। यानी क्या, सिंपली ये बोल रहा है कि जो करंट एबिलिटी है ना, करंट एबिलिटी इवन दो रिलेवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट ना करे, उसके पास एक करंट एबिलिटी है कि उसका जो डिसीजन है वो लगाए डेस्क पे। ठीक है, तो ये एक पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोल रहा है कि करंट एबिलिटी होना चाहिए। देन उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है, क्या है, इन सम सिचुएशंस एक्टिविटीज बोथ बिफोर एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस अराइजेस और इवेंट्स अकर में बी रिलेवेंट। यानी क्या, अब सेकेंड चीज बात कर रहा है। और एक थिंग क्या है कि यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पे पहले भी, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, आज एग्जांपल दिखाता हूँ। समझो फॉर एग्जांपल, ऊपर क्या देखा था हमने, जो रिलेवेंट एक्टिविटीज है फेजेस में डिवाइडेड है, बरोबर। बट यहाँ पे जो है ना, रिलेवेंट एक्टिविटीज जो है ना, दो पार्टीज में डिवाइडेड है। रिलेवेंट एक्टिविटीज डायरेक्ट करने का जो एबिलिटी है, करंट एबिलिटी है, वो जो है ना पार्टीज में डिवाइडेड है। पार्टीज इन द सेंस एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में डिवाइडेड है। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोर्टफोलियो कंपनी है। ठीक है, क्या है, पोर्टफोलियो कंपनी है। अब ये पोर्टफोलियो कंपनी जो है, ये इक्विटी में भी इशू करता है,
एंड ये डेट में भी डील करता है। ठीक है, इक्विटी में भी इशू करता है एंड डेट में भी डील करता है। अब यहाँ पे इक्विटी वालों को क्या है, नॉर्मलिज्म तो पता है कि इक्विटी क्या होता है। जब भी सब लॉसेस वगैरह सब चले जाने के बाद, इंटरेस्ट लॉसेस वगैरह सब जाने के बाद, जो रेसिडुअल है, जो रेसिडुअल है वो मिल जाएगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डेट वाले को क्या मिलेगा, डेट वालों को मिलेगा कि इन केस कुछ भी हो, कंपनी लॉसेस में हो, कुछ भी हो, मुझे इंटरेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ये सबको मैनेज कर रहे हैं इक्विटी एंड डेट होल्डर जो ना, ये मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेरा रिलेवेंट एक्टिविटी क्या है पोर्टफोलियो कंपनीज में, एक, पैसा इन्वेस्ट करना मार्केट में, दूसरा अगर कुछ लॉसेस वगैरह हो गया तो फिर उसको मैनेज करना। ठीक है, दो एक्टिविटी है क्या, एक पैसा इन्वेस्ट करना, सेकंड अगर लॉसेस में चला गया तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में वो जो लॉसेस है उसको मैनेज करना। तो यहाँ पे समझो लॉसेस अप टू 10%, सिर्फ 10% तक, अप टू 10% जो है ना, यहाँ पे किसके पास है, कोई तो एंटिटी है, जो भी एंटिटी है जो मैनेज कर रहा है ये पोर्टफोलियो उसके पास है। उसके बाद जो भी है ना, ये जो डेट और इक्विटी है, इक्विटी एंड डेट होल्डर्स है, इनके पास चला जाएगा। यानी क्या हो रहा है सर यहाँ पे सिंपली हो रहा है कि जो भी रिलेवेंट एक्टिविटीज है, रिलेवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने का जो करंट एबिलिटी है, अप टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी क्या, अप टू 10% ऑफ द लॉस जो है वो एक पार्टी के पास है, जो एंटिटी जो इन्वेस्ट करता है, फिर उसके बाद जो भी ये इन्वेस्टमेंट साइकिल चला रहा है, उसके बाद किसके पास जाएगा, जो भी इन्वेस्टर्स है, इक्विटी और डेट है ना, इनके पास चला जाएगा। तो ये फेसेस में डिवाइडेड है। जब फेसेस में डिवाइडेड है, देखो, व्हेन टू और मोर इन्वेस्टर्स हैव द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज एंड दोस एक्टिविटी एट अकर एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम्स, द इन्वेस्टर shall determine which investor is able to direct the relevant activities that most significantly affect those returns consistently with the treatment of concurrent decision making rights। यानी क्या, बस मुझे देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट मेरे रिटर्न्स को जो अफेक्ट करेगा वो देखना पड़ेगा। वो देख के मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, दैट पार्टी विल हैव द पावर ओवर द इन्वेस्टिंग। ठीक है, आ जाओ बाकी का भी रीड करवा देता हूँ। ये यहाँ तक समझ गया, बताओ। करंट एबिलिटी क्या है, जब भी डिसीजंस रिक्वायर्ड है तब लेना चाहिए। ठीक है, देन कम्स, समझा यहाँ तक, बताओ कुछ डाउट है इसमें। No, sir. Having the current ability to direct the activities of investee is not limited to being able to act today। यानी क्या, सिंपली ऐसे बोल रहे हैं कि करंट एबिलिटी यानी क्या, अभी आज के दिन जो है ना मुझे डिसीजन लेना है और उसके बाद मुझे इन फ्यूचर कुछ है ही नहीं उसके साथ संबंध, ऐसा नहीं है। करंट एबिलिटी यानी क्या, जो भी डिसीजंस लेगा और डिसीजंस के साथ जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, देयर मे बी अ स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टर मे नीड टू इनिशिएट अ मीटिंग before it exercises its voting power or other voting rights that give it power। ठीक है, however such a delay would not prevent the investor from having power। यानी क्या, मीटिंग मैंने मतलब जो भी इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स ने क्या किया, मीटिंग सेट किया समझो। अब ये मीटिंग में जो है ना डिसीजंस डिसाइड होगा कि क्या डिसीजंस करना है नहीं करना है, बट वो मीटिंग क्या है, डिले हो गया। अब जब डिले हो गया तो फिर उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है कि मेरे पास पावर है या नहीं, कुछ नहीं। मुझे पावर है या नहीं वो किससे डिटरमाइन होगा, जब भी मीटिंग होगा उस मीटिंग में मैं क्या करूंगा, मेरे डिसीजंस लगा दूंगा। राइट, हाउएवर सच a delay would not prevent the investors having power, assuming that there are no other barriers that would prevent the investor from exercising its rights when it chooses to do so। जब भी उसका जो डिसीजंस है वो ले लेगा। ये जो इंटरमीडिएट एक्टिविटीज यानी करंट क्या बोलते हैं इसको, करंट डिलीज से जो है ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पावर जो है वो डिटरमाइन होगा बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग पावर। देखो, फॉर सम इन्वेस्टर्स particularly those with most of their operating and financing decisions are predetermined, decisions that significantly affect the returns of the investee are not made continuously, thus decision making may be made by only if particular events occur or circumstances arise। For such investors, having ability to make those decisions if and when they arise is the source of current ability to direct the relevant activities। अब यहाँ पे सिंपली ये क्या बोल रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मेरा कंपनी है, कंपनी में जो है ना जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज है, यानी क्या, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, फिर उसके बाद
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, फिर उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये सारे जो है ना प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड इन द सेंस, मतलब समझो फॉर एग्जांपल मुझे फंड रेज करना है, फंड रेज करना है तो मुझे इक्विटी से इतना परसेंट रेज करना है, 10% समझो, तो 10% से करके प्री डिटरमाइंड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझो मुझे सेल्स करना है, तो सेल्स जो है मैं कहाँ पे करूंगा, पुणे में ही करूंगा, ये प्री डिटरमाइंड है, बराबर। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुआ, ठीक है। अगर समझो मुझे परचेस करना है कुछ मटेरियल, कुछ परचेस करना है मटेरियल, तो वो मटेरियल पर्टिकुलर प्लेस से ही करूंगा, ये प्री डिटरमाइंड है। बट यहाँ पे फिर सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज यानी करंट एबिलिटी कैसे डिसाइड करें, तो यहाँ पे जब भी डिसीजंस रिक्वायर्ड है, यानी कुछ ऐसा क्रिटिकल डिसीजन है बिजनेस में, और वो डिसीजंस जब भी रिक्वायर्ड हो तब डिसीजंस ले सके, वैसे इंसान को करंट एबिलिटी मानेंगे। समझा क्या बोला? देखो, कम कम टाइम में बहुत क्या बोलते हैं इसको, जब रिक्वायर्ड है, जो भी डिसीजंस जब रिक्वायर्ड है, जब ले पाए कोई भी इंसान, एनी पर्सन एनी इन्वेस्टर कैन टेक द डिसीजन वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, तब जाके वो ले सकेगा, इवन इफ इट इज प्री डिटरमाइंड। जो भी प्री डिटरमाइंड है उसके अलावा कुछ डिसीजन मेकिंग करना है, तो वो डिसीजन मेकिंग उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर कर पा रहा है क्या? अगर कर पा रहा है तो फिर उस केस में उसके पास करंट एबिलिटी है टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। ठीक है। और उसके बाद ये करंट एबिलिटी कहाँ से आएगा? वोटिंग राइट्स, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, फिर राइट्स विद इन अदर अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ये वोटिंग राइट्स, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे इतना समझ लो कि ये जो है ना, मेजरली ये राइट्स कैसे आएगा, वोटिंग राइट्स, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, ये सब कुछ से करंट एबिलिटी मिलेगा। तो हमने क्या दो चीज कवर किया, एक रिलेवेंट एक्टिविटीज, रिलेवेंट एक्टिविटीज यानी क्या है, ऐसा एक्टिविटी विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट दैट विल अफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ द एंटिटी। सेकंड क्या था मेरा, करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज, यानी क्या, जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर हैज द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट जो भी रिलेवेंट एक्टिविटीज है, डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज यानी जब भी डिसीजन रिक्वायर्ड है टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज, तब वो डिसीजन ले पाए, उसको बोलते हैं करंट एबिलिटी। यहां तक समझ में आया क्या, बताओ? कुछ डाउट है? उसी के रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है, नो। पक्का हाँ। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। अब मैंने बताया था कि दो इन्वेस्टर्स के इसमें डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में दो इन्वेस्टर में बटा हुआ होगा, राइट, जो भी रिलेवेंट पावर टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। एक बार रीड कर लो क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन बैंक में एडेड है, हम मॉड्यूल से कर रहे हैं तो फिर थियोरी वाला पार्ट तो फिर यहीं से कर लेते हैं। डन सर। डन। चलो, an investment vehicle, the investee is created and financed with a debt instrument held by an investor, the debt investor and the equity instruments held by the number of other investors। ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ठीक है, वो फाइनेंस किया है डेट एंड इक्विटी में। The equity tranche is designed to absorb first losses and to receive any residual return from the investee. One of the equity investor who hold 30% of the equity is also the asset manager। यानी क्या, सिंपली यहाँ ऐसे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, उसमें दो लोग हैं, एक डेट है और एक बाद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये दोनों साथ में है। और जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में से एक जो पर्सन है जो 30% होल्ड करता है इक्विटी, वो क्या है, वो असेट मैनेजर है यहाँ पे। द इन्वेस्टी जो है, इन्वेस्टी यानी कौन, इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है, इन्वेस्टी यानी कौन, इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो है वो इन्वेस्टी है, यूजेस इट्स प्रोसीड टू परचेज अ पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स
exposing the investee to the credit risk associated with the possible default of principal and interest payment of the assets. The transaction is marketed to the debt investors as an investment with minimal exposure to credit risk associated with possible default of the asset in the portfolio because of the nature of these assets and because the equity tranche is designed to absorb first losses of the investee. यानी सिंपली ऐसा बोल रहा है कि इन्वेस्टी जो है ना वो क्या करता है, परचेज करता है पोर्टफोलियो फाइनेंशियल असेट्स। यहाँ पे पोर्टफोलियो फाइनेंशियल असेट्स यानी क्या, समझो रिसीवेबल आना है कोई भी इससे क्या बोलते हैं, समझो बैंक है, बैंक के पास क्या होगा, लोन्स का रिसीवेबल होगा। तो ये एंटिटी ऐसा है कि वो लोन्स का पोर्टफोलियो परचेज कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिपेमेंट लेगा। यानी क्या, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो है कलेक्ट करेगा। जब प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा तो फिर यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, बराबर। अब रिस्क क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिफॉल्ट हो सकता है, राइट। तो फिर यहाँ पे ऐसा बताया कि जो डेटर्स है, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी इन्वेस्ट किया है, डेट इन्वेस्टर्स जो भी है, उनको ऐसा बताया कि ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ये मिनिमल एक्सपोजर्स है, क्योंकि हमारे पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे वो डिजाइन ऐसा किया है कि जो भी लॉसेस होगा कंपनीज में, जो भी कंपनी लॉस में हो जाएगा इनकेस जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो पहले जो लॉसेस है वो एब्जॉर्ब कौन करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, बरोबर। वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर उसके लिए डेटर्स को और जो डेट इन्वेस्टर्स है उनको ऐसा बताया कि जो भी जो पोर्टफोलियो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो मिनिमल रिस्क का है, ऐसा बताया गया है। The returns of the investee are significantly affected by the management of the investee's asset portfolio, which includes decisions about the selection, acquisition, and disposal of the assets within the portfolio guidelines and the management upon the default of any portfolio assets. All those activities are managed by the asset manager until default reaches a specified portion. यानी क्या, यहाँ पे selection, acquisition, फिर उसके बाद डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है, ये कौन करता है, नॉर्मली एसेट मैनेजर करेगा। बट एसेट मैनेजर कब तक करेगा, यहाँ पे कब तक करेगा देखो, until default reach a specified portion of the portfolio value। यानी क्या, असेट मैनेजर के हाथ में जो मैनेजमेंट है पूरा इन्वेस्टमेंट व्हीकल का, वो कब तक है, जब तक एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ लॉसेस रीच नहीं होता है तब तक मैनेज कर सकता। उसके बाद जो है, व्हेन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज इन सच that the equity tranche of the investee has been consumed, from that time the third party trustee manages the asset according to the instructions of the debt investors। यानी क्या, सिंपली ऐसा बोल रहा है कि जब जो पोर्टफोलियो है, कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी अमाउंट है वो एब्जॉर्ब कर लिया। अब बचा कुछ नहीं, इक्विटी है ही नहीं टू एब्जॉर्ब द लॉसेस। तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो डिसीजंस मेकिंग है ना वो थर्ड पार्टी के पास जाएगा, थर्ड पार्टी ट्रस्टी, और वो मैनेज करेगा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द डेट इन्वेस्टर्स। बेस्ड ऑन द अबव, हु हैज द पावर ओवर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो यहाँ पे सिंपली ऐसा बताना है कि मुझे पावर किसके पास है। अब मैनेजिंग द इन्वेस्टर्स एक्टिविटी है, अगर यहाँ पे देखोगे तो दो अलग अलग वे में हो रहा है। ये समझो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल में असेट मैनेजर है, बरोबर। ये असेट मैनेजर देखेगा, समझो ये मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस समझते होगे कि स्टॉप लॉस इन द सेंस यानी क्या, यहां तक मेरा लॉस है उसके अबाउ जाएगा, तो यहां तक जो है एसेट मैनेजर डील करेगा, जब तक मेरा जो इक्विटी पोर्शन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। एब्जॉर्ब इन द सेंस, इक्विटी ने जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट, जो इन्वेस्ट किया है वो जो है ना लॉसेस को सेट ऑफ हो जाएगा। जब तक एब्जॉर्ब नहीं होता है तब तक जो है ना एसेट मैनेजर मैनेज करेगा। एक बार ये एब्जॉर्ब हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी ट्रस्टी आएगा, थर्ड पार्टी जो मैनेज करेगा ये पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टमेंट व्हीकल को मैनेज करेगा। किसके डिसीजंस के ऊपर, डेटर के, जो डेटर बोल रहा हूँ, डेट इन्वेस्टर, डेट इन्वेस्टर के बेसिस में क्या करेगा, डिसीजंस के बेसिस में ये चलाएगा पोर्टफोलियो। अब मुझे सिंपली यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है, यानी रिलेवेंट एक्टिविटी है। मेरा जो एब्जॉर्प्शन पोर्शन, ये वाला जो इक्विटी पोर्शन है ना, ये वाला सबसे सिग्निफिकेंट है। अगर ये सिग्निफिकेंट रहेगा तो असेट मैनेजर या इक्विटी जो है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी थे, दैट हैव द पावर ओवर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल। अगर ये है तो फिर डेट इन्वेस्टर जो है ना उनको क्या है, पावर ओवर द इन्वेस्टी है। ठीक है, तो आ जाओ आंसर क्या बोल रहा है देखते हैं।
देखो, मैनेजिंग द इन्वेस्टीज एसेट पोर्टफोलियो इज रिलेवेंट एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर। जो रिलेवेंट एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टी क्या है, इन्वेस्टी का रिलेवेंट एक्टिविटी की है कि जो पोर्टफोलियो मैनेज करना है वही है उसका रिलेवेंट एक्टिविटी, यानी क्या, उसी के थ्रू वो इनकम जनरेट करेगा। बराबर। द asset manager has the ability to direct the relevant activities until defaulted asset reach specified portion of the portfolio value. The debt investor has ability to direct the relevant activities when the value of defaulted surpasses the specified portion of the portfolio value. तो यहाँ पे asset manager and debt investors दोनों को देखना पड़ेगा, each need to determine whether they are able to direct the activities that most significantly affect the investee's return, including considering the purpose and design of the investee as well as each party's exposure to variable return. अब ये वाला जो पार्ट है, each party's exposure to variable return और design of the entity, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, कौन, असेट मैनेजर और डेट इन्वेस्टर, इन दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये दोनों डायरेक्ट कर पा रहे हैं क्या, द मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट रिटर्न को अफेक्ट करेगा वो एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर पा रहे हैं क्या। यस। अगर असेट मैनेजर जो भी इक्विटी वाला पार्ट है, दैट इज डिफाइंड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट, देन असेट मैनेजर विल हैव द पावर। अगर उसके ऊपर जो है डिफॉल्ट के बाद जो भी आएगा, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो फिर डेट इन्वेस्टर विल हैव द पावर ओवर द इन्वेस्टिंग। ठीक है, इलस्ट्रेशन समझा? ये जो है ना, ऐसा कंक्लूजन कुछ नहीं दिया, एक जनरल आंसर दिया कि ऐसा होना चाहिए करके। अब ये डिपेंड करेगा एंटिटी टू एंटिटी, कंपनी टू कंपनी, ये डिपेंड करेगा। सिंपल, समझा यहाँ तक? यस सर। पक्का? चलो, अब तक क्या क्या हाँ। था हमने? कंट्रोल देखा था, बस विजुलाइज करो, कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल के लिए तीन चीजें चाहिए नीचे, क्या, एक पावर चाहिए, बरोबर, फिर उसके बाद एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न चाहिए, और उसके बाद इन्वेस्टर का रिटर्न को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर रिटर्न समझ लो। ये तीन चीजें चाहिए, जब तीनों चीजें है तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे, कंट्रोल है। उसमें से सबसे पहले चालू किया था पावर। अब पावर में तीन चीजें देखे थे हमने, क्या, एग्जिस्टिंग राइट्स होना चाहिए, फिर उसके बाद करंट एबिलिटी होना चाहिए, और रिलेवेंट एक्टिविटीज। रिलेवेंट एक्टिविटीज देख लिया, रिलेवेंट एक्टिविटीज यानी क्या है, द एक्टिविटीज विच हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द एंटिटीज रिटर्न। ठीक है, ये रिलेवेंट एक्टिविटीज होते हैं। अब ये रिलेवेंट एक्टिविटीज हमने देख लिया कि क्लियरली क्या है। उसके बाद हमने देखा करंट एबिलिटी। करंट एबिलिटी क्या है, जब डिसीजंस रिक्वायर्ड है तब लेना चाहिए। ठीक है, जब डिसीजंस रिक्वायर्ड है तब लेना चाहिए, और ये जो डिसीजन है उसके जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो फॉलो करना चाहिए। बरोबर। एंड अब देखेंगे एग्जिस्टिंग राइट्स कहाँ पे आएंगे। अब राइट्स कैसे आएगा, राइट्स मुझे वोटिंग राइट्स, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, इसके थ्रू मिलेगा मुझे। ठीक है, वो न्यू सेशन में क्रिएट कंटिन्यू करते हैं। चलो, देन लेट्स गो टू द राइट्स दैट गिव द पावर। ठीक है, अब ये पावर कहाँ से आएगा मुझे, एग्जिस्टिंग राइट्स चाहिए ना मुझे, बरोबर, रिलेवेंट एक्टिविटीज डिफाइन कर लिया, फिर उसके बाद करंट एबिलिटी डिफाइन कर लिया, फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग राइट्स चाहिए। अब ये एग्जिस्टिंग राइट्स कहाँ से मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है कि कौन से राइट्स हो सकते हैं। सबसे पहले राइट्स हो सकते हैं वोटिंग पावर। क्या हो सकते हैं, वोटिंग राइट्स और पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। इसका डिटेल डिस्कशन बाद में है। हम देखते हैं कि राइट्स जो है वोटिंग राइट्स के थ्रू पावर मिलेगा, या फिर मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स के थ्रू पावर मिलेगा, विदाउट मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स पावर मिलेगा, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ऐसे समझ लो कि वोटिंग राइट से क्या मिलेगा मुझे, पावर मिलेगा। ठीक है, या पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स यानी क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। समझो मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। ठीक है, आज के दिन आज के दिन मेरे पास डिबेंचर्स है, वो जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। तो वोटिंग राइट्स किसको रहते हैं, इक्विटी शेयर्स को रहते हैं ना। तो वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स को होते हैं, तो फिर मेरे पास डिबेंचर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स है, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल वोटिंग। तो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है मेरे पास, तो फिर इवन दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ पावर। पावर कंप्यूट करने वो भी लेंगे हम ओवर द इन्वेस्टी। तो उसका एग्जांपल दिया देखो, एन इन्वेस्टर होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैपिटल ऑफ इन्वेस्टी, दी कंसेप्ट ऑफ पावर थ्रू वोटिंग राइट, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स आर फर्दर डिस्कस, आगे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स है या पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है, तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे, द इन्वेस्टी हैव द एग्जिस्टिंग राइट्स। ठीक है, देन कम्स, अगर समझो फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे पीपी लिमिटेड है विच इज द इन्वेस्टर। अभी के लिए इन्वेस्टर बोलता हूँ, पेरेंट या और सब्सिडी कब डिटरमाइन होगा, जब कंट्रोल है तब होगा, तो पेरेंट और सब्सिडी का ये आ जाएगा। एस लिमिटेड है विच इज एन इन्वेस्टी,
एस लिमिटेड का जो की मैनेजरल पर्सन है, KMP पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो PP लिमिटेड है ना, इनको अपॉइंट इनको अपॉइंट कर रहा है, फिर रिमूव कर रहा है, ठीक है, या फिर इनका रेम्यूनरेशन डिटरमाइन कर रहा है, बरोबर ऐसा कुछ कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो एस लिमिटेड है, जो इन्वेस्टी है, उसको चलाने वाले कौन है? मेरा की मैनेजर पर्सन। और मेरा जो की मैनेजर पर्सन है वो चलाने वाला है, और उसके बाद इनको जो अपॉइंट कर रहा है वो तो इन्वेस्टर है। फिर उस केस में क्या माना जाएगा? इन्वेस्टर हैज द पावर ओवर द एग्जिस्टिंग राइट्स फॉर द पर्पस ऑफ पावर। एग्जिस्टिंग राइट्स है, ऐसा माना जाएगा। क्या ये एग्जांपल क्लियर है? ठीक है, सिंपल सिंपल है, मतलब एक होल्ड यस। इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर क्या कर रहा है, जो मेरा जो सब्सिडी है, जो नहीं इन्वेस्टी कंपनी है, इसमें जो की मैनेजर पर्सन है ना, की मैनेजर पर्सन को अपॉइंट, रिमूव या उसका जो रेम्युनरेशन वगैरह सब कुछ डिटरमाइन कर रहा है। तो फिर उस केस में क्या है, अगर हम देखें, इनडायरेक्टली भी देखें ना, तो इन्वेस्टर कंट्रोल कर रहा है एंटिटी को थ्रू दीज पीपल। तो उस केस में पर्पस उसके पास एग्जिस्टिंग राइट्स है, देखो। राइट्स टू अपॉइंट, रिजाइन और रिमूव मेंबर्स ऑफ एन इन्वेस्टी की मैनेजमेंट पर्सनल हु हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज, ठीक है। एन इन्वेस्टर हैविंग द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ members of board of director who have the power to take decisions related to relevant activities। सिंपल। जो रेलेवेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, अब रेलेवेंट एक्टिविटीज इन द सेंस, यही लोग तो बिजनेस चलाने वाले हैं, और बिजनेस क्या है? रेलेवेंट एक्टिविटी। रेलेवेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट कौन कर रहा है? इनको इनको अपॉइंट जो कर रहा है ना, वो डायरेक्ट कर रहा है। चलो आगे क्या है? राइट टू अपॉइंट और रिमूव अनदर एंटिटी दैट डायरेक्ट्स द रेलेवेंट एक्टिविटीज, यानी क्या? समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो। एग्जांपल ऐसा ले लो सर कि यहाँ पे PP लिमिटेड है, जो इन्वेस्टर है, समझ लो, ठीक है। और एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड है जो इन्वेस्टी है, ठीक है। अब इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कुछ, बट यहाँ पे एक और है ए लिमिटेड, एक और है ए लिमिटेड। अब ये ए लिमिटेड जो है ना, ये डिसाइड करता है कि जो एस का जो रिलेवेंट एक्टिविटीज कैसा होना चाहिए, यानी क्या? ए लिमिटेड सिंपली डायरेक्ट्स द रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है। डायरेक्ट इन द सेंस क्या, कि जो भी एक्टिविटीज करना है, परचेस करना है, सेल से करना है, रिलेवेंट एक्टिविटीज तो बता दिया मैंने कि क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज यानी सेल, परचेस, बिजनेस करना, सिंपल। तो ये एक्टिविटीज को डायरेक्ट कौन कर रहा है? ए। तो अगर समझो जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पास राइट है टू रिमूव दिस दिस एंटिटी, ये एंटिटी को या तो रिमूव करने, या फिर अपॉइंट करने, या फिर इसको हटा के दूसरे को अपॉइंट करने। जब इसके पास वो अथॉरिटी है, तो फिर उस केस में इसको माना जाएगा दैट PP लिमिटेड हैज द करंट एबिलिटी, यानी उसके पास एग्जिस्टिंग राइट्स हैं। समझा क्या बोला? यस सर। पक्का? हाँ चलो ओके। समझाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अच्छे से लिख के समझाता हूँ। देखो क्या है, राइट टू अपॉइंट और रिमूव अनदर एंटिटी दैट डायरेक्ट्स द रेलेवेंट एक्टिविटीज। क्या है? अपॉइंट करने या रिमूव करने अनदर एंटिटी। अनदर एंटिटी यानी अपने केस में कौन था? ए डायरेक्ट कर रहा था एस लिमिटेड को, जो मेरा इन्वेस्टी था। तो वो जो अनदर एंटिटी है, उसको अपॉइंट करने या रिमूव करने का राइट है, तो फिर उस केस में एग्जिस्टिंग राइट्स है। किसके पास? इन्वेस्टर के पास, ठीक है। तो समझो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। राइट विद एन इन्वेस्टर टू अपॉइंट और रिमूव एन असेट मैनेजर हु टेक्स डिसीजंस आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट बाय द वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। एग्जांपल दिया है कि जो वेंचर कैपिटल फंड है, उसका असेट मैनेजर है, वो असेट मैनेजर को अपॉइंट करेगा, रिमूव करेगा, कुछ भी करेगा, यानी कुछ भी नहीं, निकाल देगा या हकाल देगा उसके एंटिटी से। तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में जो डिसीजन कर रहा है कि उसको अपॉइंट करना है, निकालना है, उसके पास क्या रहेगा? उसके पास पावर रहेगा। चलो आगे एक और चीज बोला है कि एक वेटो राइट्स है, यानी क्या? द राइट्स द इन्वेस्टी टू एंटर इनटू और वेटो एनी चेंजेस टू ट्रांजेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स, यानी क्या? यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, आ जाओ। एग्जाम्पल क्या है इसका? PP लिमिटेड है, PP लिमिटेड है। PP लिमिटेड जो है ना, इन्वेस्टर है अभी के लिए, इसने इन्वेस्ट कर रखा है एस लिमिटेड में, बरोबर। एस लिमिटेड जो है ना, ये इन्वेस्टी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? एस लिमिटेड जो है कुछ गुड्स में डील करता है, गुड्स इन द सेंस, समझो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में डील करता है,
ठीक है। अब क्या हो रहा है, एस लिमिटेड तो चाह रहा है कि इसको वर्ल्ड वाइड बेचे, यानी कि एक्सपोर्ट करे, सब कुछ करे, एक्सपोर्ट करे या डोमेस्टिकली बेचे, दोनों भी करे, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक। बट इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर डिसाइड कर रहा है कि नहीं, एस लिमिटेड जो है वो क्या करेगा, ये इंडिया में ही बेचेगा और प्राइस भी डिटरमाइन कर रहा है, दोनों भी डिटरमाइन कर रहा है क्या, इंडिया में भी बेचेगा यानी लोकेशन डिटरमाइन कर रहा है, और जो ये प्राइस है ना, प्राइस भी डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है। तो फिर इस केस में एस लिमिटेड को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल इन द सेंस, एस लिमिटेड का जो भी एक्टिविटीज है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन डिसाइड कर रहा है, इन्वेस्टर कर रहा है। तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है, तो उस केस में ये जो पीपी लिमिटेड है विल बी कंसिडर्ड एज हैविंग द एग्जिस्टिंग राइट। तो वही बोला है यहाँ पे सिंपली, the rights to direct the investee to enter into or veto any changes to transaction for the benefit of the investor। ठीक है, खुद के बेनिफिट के लिए, सिंपली ऐसा बोल रहा है। द राइट विद द इन्वेस्टर टू डायरेक्ट द इन्वेस्टी टू सेल ऑल ऑफ इट्स आउटपुट टू द ग्रुप कंपनीज ऑफ द इन्वेस्टर एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टर। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया, मेरा जो है ना दूसरा एग्जांपल था, वो एग्जांपल, ये एग्जांपल बता दूं तो क्या हो रहा है, ग्रुप कंपनी है, ग्रुप कंपनी मतलब समझो यहाँ पे रिलायंस है, रिलायंस के बहुत सारे अलग अलग है, जियो है, ठीक है, जियो फाइबर है, सॉरी जियो है, एक वन एंड होल। फिर उसके बाद रिलायंस और किस किस इसमें है, रिलायंस और ऑयल में भी है शायद से, ठीक है। तो बहुत सारे उसके अलग अलग इसमें है, अलग अलग इंडस्ट्री में फैला हुआ है रिलायंस, क्लोथिंग में भी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अलग अलग जिस ये है, तो इसमें जो है ना, इसमें एक पर्टिकुलर आउटपुट्स, इनके जो आउटपुट्स है, समझो यहाँ पे रिलायंस वाला ना, जियो, जियो का जो सिम कार्ड्स है, माना अभी सबके पास है जियो का सिम कार्ड्स, बट यहाँ पे ऐसा रूल आया होगा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रिलायंस बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ना, रिलायंस की जो एम्प्लॉयज है, रिलायंस के जो एम्प्लॉयज है, या रिलायंस के जो उसकी सब्सिडरीज है, उसके जॉइंट वेंचर्स है या फिर उसके एसोसिएट्स है, वही लोग क्या यूज करेंगे, जियो यूज करेगा। यानी क्या, जियो जो भी उसके जियो फाइबर हुआ या फिर वाईफाई हुआ, मोबाइल हुआ, सिम कार्ड्स हुए, सब जो है ना सिर्फ ग्रुप कंपनीज में चलेगा, बाहर नहीं जाएगा, एंड एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय रिलायंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलायंस हैज द एग्जिस्टिंग राइट टू डायरेक्ट दी जियो, बरोबर, रिलायंस के पास क्या है, पावर है। ठीक है, समझा यहाँ तक, बताओ। फिर उसके बाद अदर कोई भी राइट्स है, सच एज डिसीजन मेकिंग राइट स्पेसिफाइड इन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा स्पेसिफिकली डिटरमाइंड है दैट गिव द होल्डर द एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज, right related to relevant activities given to a single investor by and other investors through the shareholders agreement। यानी सिंपली ऐसा बोल रहा है कि समझो मेरे पास जो है ना टाइम नहीं है, मेरे पास जो भी रिलेवेंट एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग जो है ना रिलेवेंट एक्टिविटीज के रिलेटेड, उसको डिसाइड करने मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जो मेरा राइट्स है वो किसी और को दे दिया थ्रू शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, राइट। तो फिर वो भी क्या है, एक एग्जिस्टिंग राइट है, बराबर। उस पर्सन के पास जो भी डिसीजन कर रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो डिसीजन लेगा रिलेटेड टू दैट रिलेवेंट एक्टिविटीज, बरोबर। तो वही बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट है बिटवीन द शेयर होल्डर्स रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द रेलेवेंट एक्टिविटीज, तो उसको भी क्या माना जाएगा, एग्जिस्टिंग राइट्स माना जाएगा। अब ये जो एग्जिस्टिंग राइट्स है, ये जो भी एग्जिस्टिंग राइट्स है ना, ये राइट्स दो चीजों में डिवाइडेड है, क्या, एक सब्सटेंटिव और एक प्रोटेक्टिव। ये जो राइट्स है, ये फॉर्म ऑफ राइट्स जो भी बोल रहा हूँ मैं, अभी तक जो भी डिस्कस किया मैंने, क्या, एक वोटिंग पावर वाला, देन उसके बाद की मैनेजरल पर्सन को अपॉइंट करना, रिमूव करना, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, उसका एक्टिविटीज डिसाइड करना। थर्ड, अगर जो भी एंटिटी डिसीजन मेकिंग पावर है, उस पर्टिकुलर एंटिटी को रिमूव करना। ये दोनों वन एंड द सेम पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेंजेस, यानी क्या, इन्वेस्टर के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन्वेस्टी को डायरेक्ट कर रहा है कि इसी मार्केट में बेचना है और इतने ही प्राइस में बेचना है। ये सारे जो राइट्स है ना, ये जो राइट्स है, नॉर्मली मुझे देखना पड़ेगा वेदर दिस राइट्स आर सब्सटेंटिव है या प्रोटेक्टिव है, ठीक है। अगर सब्सटेंटिव है, व्हेन इट इज सब्सटेंटिव, तो फिर मुझे क्या है, यहाँ पे पावर मिल जाएगा। मैंने जो पावर एग्जिस्टिंग बोल रहा था ना, यहाँ पे पावर, पावर की बात चल रहा है ना हमारा, पावर की बात चल रहा है। तो पावर में मैंने देखा था कि तीन चीजें होना चाहिए, बराबर। एक होना चाहिए है रिलेवेंट एक्टिविटीज, वो भी डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज, उसके साथ में करंट एबिलिटी और एग्जिस्टिंग राइट्स।
तो ये सब एक ही वर्ड है, पूरा पूरा एक वर्ड है, बस उसको तोड़े है हमने। एक एग्जिस्टिंग राइट्स होना चाहिए एंड करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। ठीक है। अब ये जो पूरा एग्जिस्टिंग राइट्स देखा था हमने, ये हमने पढ़ लिया, या ये भी पढ़ लिया। अब ये जो एग्जिस्टिंग राइट्स हैं, दिस एग्जिस्टिंग राइट्स विल फर्दर बी डिफाइंड इनटू सब्सटेंटिव राइट या प्रोटेक्टिव। ये क्या, ये सब्सटेंटिव राइट है या प्रोटेक्टिव राइट है? अगर सब्सटेंटिव राइट है, अगर सब्सटेंटिव राइट है, तो जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर विल हैव पावर ओवर द इन्वेस्टी। अगर प्रोटेक्टिव राइट है, अगर प्रोटेक्टिव राइट है, तो फिर इस केस में द इन्वेस्टर विल नॉट हैव पावर ओवर इन्वेस्टी, विल नॉट हैव पावर ओवर इन्वेस्टी। ठीक है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो राइट्स है ना, वेदर दिस राइट्स इज सब्सटेंटिव एंड प्रोटेक्टिव। सब्सटेंटिव एंड प्रोटेक्ट नहीं, सब्सटेंटिव और प्रोटेक्टिव। सब्सटेंटिव है, देन इन दैट केस द इन्वेस्टर हैज द पावर, यानी जो पावर चाहिए वो है। अदरवाइज ये प्रोटेक्टिव है तो फिर पावर नहीं मिलेगा। तो सब्सटेंटिव क्या होता है एंड प्रोटेक्टिव क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? फ्लो समझ में आ रहा है क्या, बताओ? सब चीजें कनेक्टेड है। हाँ हाँ सर। पक्का? चलो एक बार रिवाइज करवा देते हो, फ्लो क्या है। सबसे पहले कंट्रोल। कंट्रोल में तीन चीजें, एक पावर, देन उसके बाद वेरिएबल टू एक्सपोजर टू द वेरिएबल रिटर्न्स, फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स रिटर्न। ठीक है। ये तीन चीजों में से सबसे पहले पावर देखा था। पावर क्या है? पावर में तीन चीजें, एग्जिस्टिंग राइट्स एंड द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। एंड दोनों रिलेवेंट एक्टिविटीज और करंट एबिलिटी तो देख लिया, अब एग्जिस्टिंग राइट्स जो है ना वो देख रहे थे। एग्जिस्टिंग राइट्स में तीन चार चीजें देखा हमने। वो एग्जिस्टिंग राइट्स क्या है, सब्सटेंटिव है या प्रोटेक्टिव है, मुझे चेक करना है। सब्सटेंटिव है तो फिर पावर मिलेगा, प्रोटेक्टिव है तो पावर नहीं मिलेगा। सब्सटेंटिव यानी क्या है? सब्सटेंटिव इज नथिंग बट, जब भी मुझे कोई भी डिसीजंस है, मतलब मेरे पास राइट्स है और मुझे डिसीजंस लेना है, डिसीजंस लेना है यानी क्या, मुझे डिसीजन एक्सरसाइज करना है, तो फिर उस केस में देयर शुड बी अ प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट राइट। नहीं समझा सर? ये तो बुकिश लैंग्वेज हुआ ना। क्या है सब्सटेंटिव राइट? सब्सटेंटिव राइट इज द राइट द होल्डर मस्ट हैव द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट। प्रैक्टिकल एबिलिटी यानी क्या है? फ्री टू एक्सरसाइज। फ्री यानी क्या? कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज करने उस पर्टिकुलर राइट को। समझो मेरे पास वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स एंड पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है। अब ये जो वोटिंग राइट्स है एंड पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो यहाँ पे वोटिंग राइट्स है कितना, मेरे पास 30% है। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास पोटेंशियल वोटिंग्स आने वाले हैं। पोटेंशियल वोटिंग राइट यानी क्या? मेरे पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है, या अब मेरा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, वो कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर्स में हो जाएंगे, और यहाँ पे होने में कितना, 30% और आ जाएंगे बेस्ड ऑन दैट पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। तो मेरा टोटल कितना हुआ, 60%, और ये 60% विल बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंटिव राइट। 60% जो है ना, वो माना जाएगा कि मेजोरिटी है एंड डिसीजन ले सकता हूँ। बट ये पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, अब मैंने बोला कि जो डिबेंचर्स है उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इक्विटी शेयर्स में, बट यहाँ पे जो भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बैरियर है। यानी क्या? कुछ एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। समझो, कुछ एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब मेरे पास ऑलरेडी डिबेंचर है जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पैसा दिया है, तो मुझे इक्विटी में कन्वर्ट करने फिर से पैसा देने पड़ेगा, तो क्या फायदा? बराबर। तो फिर यहाँ पे एक बैरियर है, दैट इज फाइनेंशियल बैरियर। बराबर। तो यहाँ पे फ्रीली एक्सरसाइजेबल नहीं है, यानी क्या, देर इज नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट, तो फिर ये सब्सटेंटिव नहीं है। देन इफ इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव, देन पावर नहीं मिलेगा। समझो एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, विच इज एन होल्डिंग कंपनी, जो ए लिमिटेड में, जो ए लिमिटेड में जो ये इन्वेस्टी है। ठीक है। इसका जो है ना, इसका जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड, ये बोर्ड को कौन डायरेक्ट कर रहा है? यहाँ पे पीपी लिमिटेड। मैंने बताया था ना कि पीपी लिमिटेड अगर जो है ना बोर्ड को अपॉइंट कर सकता है, रिजाइन मतलब निकाल दे सकता है या हकाल दे सकता है उसके कंपनी से, तो देन ही हैज ए एग्जिस्टिंग राइट। अब जब ये हकाल रहा है, अपॉइंट कर रहा है, तो वो अलग बात है।
ठीक है, अपॉइंट करने पे पैसा देना ही पड़ेगा। बट फिर जो पीपी लिमिटेड है, अगर वो हकाल रहा है कोई बोर्ड पर्सन को, और वो बोर्ड पर्सन को हकालने इन द सेंस उसको निकालने फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द बोर्ड, उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। दैट इज हैवी अमाउंट, हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो फिर इस केस पे यहाँ पे पीपी लिमिटेड सोचेगा कि इसको निकालना है, इसको सोचेगा क्या, होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी इन द सेंस इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है, और ये जो इन्वेस्टर है अगर इसका बोर्ड को निकालने कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो क्यों पे करेगा, बरोबर, ये क्या है, फाइनेंशियल बैरियर है, बरोबर। तो ऐसा कुछ बैरियर है, तो फिर ये जो राइट है दिस इज नॉट सब्सटेंटिव, यानी प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है टू एक्सरसाइज दैट राइट, बरोबर। तो फिर इस केस में दिस विल नॉट बी सब्सटेंटिव। तो यहाँ पे सब्सटेंटिव राइट्स आर सिंपली द राइट्स विच इज फ्रीली एक्सरसाइजेबल, यानी क्या, जब भी रिक्वायर्ड है तब डिसीजंस ले सके, यानी कि उसका फॉर्म ऑफ जो भी राइट है वो एक्सरसाइज कर पाए, और ये जो राइट्स है वो एक्सरसाइज कर पाए, और इसके ऊपर कुछ बैरियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बैरियर और क्या हो सकता है, बैरियर्स क्या हो सकते हैं, नीचे आ दो देखो। असेसमेंट ऑफ वेदर the rights are substantive requires judgment taking into consideration all the facts and circumstances. It is a purely judgmental. ठीक है, मुझे जजमेंट लगाना पड़ेगा whether the right is substantive or not. अब substantive है या नहीं, मुझे उस सब फैक्टर्स, उसके रिलेटेड फैक्टर्स पूरा मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। Following are some of the factors, not an exhaustive list, that should be considered while assessing. क्या है, whether there are any barriers to prevent the holder from exercising the rights. एक्सरसाइज राइट एक्सरसाइज करने कुछ बैरियर्स है क्या, क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टीज एंड इंसेंटिव्स, यानी क्या किसी को निकालना है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसको निकालना है उसको हैवी अमाउंट देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे कोई भी कुछ फाइनेंशियल पेनल्टीज है या फिर उसको पे अमाउंट पे करना पड़ रहा है, इंसेंटिव पे करना पड़ रहा है, तो क्यों पे करेगा, एडिशनल कॉस्ट क्यों बेयर करेगा, दिस इज अ फाइनेंशियल बैरियर। हाई एक्सरसाइज और कन्वर्जन प्राइस, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, जो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करने कुछ एडिशनल अमाउंट देना है, एडिशनल अमाउंट देना है। तो जब एडिशनल अमाउंट देना है, ऑलरेडी उसके पास डिबेंचर्स है, अभी उसको कन्वर्ट करने कुछ एडिशनल अमाउंट देना है, तो फिर क्यों देगा, बरोबर। अगर मेरे पास डिबेंचर्स है और डिबेंचर से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, और मुझे क्या है एक्सरसाइज करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, और कन्वर्जन के लिए अगर फ्री कन्वर्जन है तो मैं एक बार सोचूं कि कन्वर्ट कर लूं मैं, अदरवाइज मुझे कन्वर्ट करने कुछ पैसा देना पड़ रहा है तो क्यों दूंगा, बरोबर। तो फिर दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल बैरियर, फाइनेंशियल बैरियर या हाई एक्सरसाइज प्राइस और कन्वर्जन प्राइस। Then terms and conditions that make it unlikely that the right would be exercised, like conditions that narrowly limit the timing of the exercise. यानी क्या, समझो, समझो यहाँ पे और मेरे पास राइट है टू परचेज अ कंपनी, यहाँ पे समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड के पास राइट है टू परचेज, जिसके कुछ इन्वेस्टी है, ये इन्वेस्टी है और ये इन्वेस्टर है, ठीक है। और ए लिमिटेड जो है ना, ये एडिशनली कुछ शेयर्स इशू कर रहा है, ठीक है, ए लिमिटेड जो है ना एडिशनल शेयर्स इशू कर रहा है। अब ये इशू कर रहा है, बराबर, एडिशनल शेयर्स, यानी ऑलरेडी पीपी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड सम शेयर्स, यानी उसका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है उसकी, तब जाके मैं इसको इन्वेस्टर और इसको इन्वेस्टी बोल रहा हूँ ना, ऑलरेडी इस पे शेयर होल्डिंग है, बट ये एडिशनल शेयर्स इशू कर रहा है, और ये जो शेयर्स इशू करने के बाद बोल रहा है कि विद इन अ डे यू हैव टू सब्सक्राइब इट, एक दिन में या फिर एक हफ्ते में इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। सब्सक्राइब करने यानी क्या, जो भी एडिशनल शेयर्स है उसको सब्सक्राइब करने में पैसे भी चाहिए होंगे ना, तो यहाँ पे पीपी लिमिटेड के पास पैसा भी होना चाहिए, और ये पैसे अरेंज करने उसको एक महीने लग रहा है, बट यहाँ पे सब्सक्राइब कब तक करना है, विद इन अ वीक। तो ये क्या है, वेरी नैरो टाइम है टू एक्सरसाइज दी राइट, बरोबर। तो फिर ये भी क्या है, इट इज अ बैरियर फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट। The absence of explicit reasonable mechanism in founding documents of investee or applicable laws and regulations के related कुछ barrier है। Then operational or incentive, for example, in case of venture capital fund managed by an asset manager, there is an absence of other managers willing or able to provide specialized services or provide services and take on other interests held by the existing manager. Operational barriers यानी simply ऐसा समझो कि मेरा entity है कोई, और वो entity में से एक asset manager, venture capital ही समझो, उसमें एक asset manager है। अब ये जो asset manager है, ये asset manager सब कुछ उसको इन एंड आउट पता है, यानी क्या, कौन से फंड में कब इन्वेस्ट करना है, फिर उसके बाद कौन से म्यूचुअल फंड है तो कौन से एनएवी में इसको इन्वेस्ट करना है, सब कुछ पता है। अगर वो नहीं है तो एंटिटी नहीं चलेगा, वो नहीं है तो एंटिटी नहीं चलेगा, बराबर। तो उसको निकालना हो, उसको निकाला तो मेरा जो एंटिटी का जो एक्टिविटीज है, कहाँ पे इन्वेस्ट करने का, कैसे इन्वेस्ट करना है, पूरा हैम्पर हो जाएगा, बराबर। तो ये पूरा एक्सरसाइज मतलब यानी उसको निकालने का जो राइट है
वो क्या है, वो सब्सटेंटिव नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ऑपरेशनल बैरियर्स है। यानी अगर उसको निकाल दिया मैंने काम से, तो मेरा जो एक्टिविटीज है, जो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, रिटर्न्स निकालने का एक्टिविटीज है, ये सब जो है ना हैम्पर होगा। दिस इज एन ऑपरेशनल बैरियर। ठीक है। लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल वेयर द फॉरेन इन्वेस्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग राइट्स और एग्जिस्टिंग एक्सरसाइजिंग इट्स राइट्स, यानी लीगल या रेगुलेटरी, यानी क्या, जो ही फॉरेनर है, वो फॉरेनर को इन्वेस्ट करना है इंडिया में, बट वो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लॉ के रिक्वायरमेंट्स है बहुत ज्यादा। अब कोई फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, और वो इंडिया में इन्वेस्ट करते समय बहुत सारे टैक्सेस है, फिर उसके बाद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, तो वो क्यों एक्सरसाइज करेगा, राइट? बराबर। तो ये भी सब्सटैंटिव नहीं है। तो सब्सटैंटिव होने के लिए देयर शुड बी अ प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज इट। अगर ये सब्सटैंटिव है, देन इन दैट केस द इन्वेस्टर विल गेट पावर ओवर द इन्वेस्टिंग। समझा ये चीज? क्लियर है? बताओ। यस सर। पक्का? देखो सब्सटैंटिव हाँ। राइट्स, substantive rights can give the investor power over the investee. Substantive rights relate to the relevant activities of the investee. और मैंने एग्जांपल्स तो पढ़ा दिया ऑलरेडी कि कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। अगर कोई भी बैरियर है, देन इन दैट केस दैट इज नॉट अ सब्सटैंटिव। चलो एक और चीज। अब सब्सटैंटिव राइट जो है, ये 2 से 3 लोग होल्ड कर रहे हैं। यानी क्या? सॉरी, जो भी दो से तीन पार्टी है, उनके पास राइट्स है टू एक्सरसाइज, यानी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। ठीक है। जब 2 से 3 लोग के पास राइट है टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज, क्या ये सब्सटेंटिव है या नहीं, वो कैसे डिसाइड करूं? अगर ये 3-4 लोग जो है ना, इनके पास एक एग्रीमेंट है, जॉइंट एग्रीमेंट है, जॉइंट एग्रीमेंट इन द सेंस, जो भी इन्वेस्टर्स है 3 लोग समझो, ये 3 लोग साथ में आके एग्रीमेंट करते हैं कि तीनों लोगों का डिसीजन मिला के वो एक्टिविटी का डिसीजन लेंगे, यानी रिलेवेंट एक्टिविटीज है ना, उसके रिलेटेड डिसीजन लेंगे। तो उस केस में इसको सब्सटैंटिव मानेंगे। अगर उनके बीच में कोई भी डिसीजन या एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर उस केस में उसको सब्सटैंटिव नहीं मानेंगे। तो देखो, when exercising the rights require agreement of more than one party, यानी एक या एक से ज्यादा। ठीक है। और when the rights are held by more than one party, ठीक है, तो सब्सटेंटिव राइट्स जो है ना, मोर देन वन पार्टी के पास हो सकता है। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात कर रहा था ना मैं, वो एक इंसान या बहुत लोगों के पास हो सकता है। बरोबर, हो सकता है ना। तो whether the mechanism is in place that provides those parties with the practical ability to exercise their right collectively if they choose to do so, इसके लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए। अगर एग्रीमेंट है तो ठीक है। लैक ऑफ सच मैकेनिज्म इज एन इंडिकेटर दैट राइट्स आर नॉट सब्सटेंटिव। अगर एग्रीमेंट नहीं है या फिर कुछ अलग मैकेनिज्म जो उनको एक्सरसाइजेबल है, प्रैक्टिकल एबिलिटी है टू एक्सरसाइज दोस राइट्स, अगर वो नहीं है, देन इन दैट केस इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव राइट। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सर्व अ मैकेनिज्म फॉर न्यूमरस इन्वेस्टर्स टू एक्ट कलेक्टिवली इन एक्सरसाइजिंग द राइट्स। यानी क्या? इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, वो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म दे सकते हैं टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। तो फिर वो है, देन इन दैट केस दैट इज अ सब्सटेंटिव। अगर नहीं है तो फिर उस केस में ये सब्सटेंटिव नहीं होगा। देन उसके पास ये वाला जो पार्ट बोल रहा है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या सर? ये पोटेंशियल वोटिंग पावर के बारे में बात कर रहा है। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स यानी क्या? मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है, यानी, और फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, ये कन्वर्ट हो गए इन फ्यूचर। तो ये चीज इंक्लूड करेंगे ये नहीं? आप बिल्कुल इंक्लूड करेंगे वाइल कंप्यूटिंग द पावर। जो सब्सटेंटिव कंप्यूट करने ना, सब्सटेंटिव राइट है या नहीं, वो कंप्यूट करने, जो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है वो भी हम इंक्लूड करेंगे। देखो सिंपली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, whether the party or parties that hold the rights would benefit from exercise of those rights. For example, the holder of potential voting rights in an investee shall consider the exercise or conversion of price of the instrument. The potential voting rights are more likely to be substantive when the exercise price is lower than the market price or when there are other synergies anticipated between the investor and investee. यानी कि अगर पोटेंशियल वोटिंग राइट है, तो फिर वो एक्सरसाइज करने एक प्रैक्टिकल एबिलिटी होना चाहिए। यानी क्या? मार्केट से कम प्राइस में दे रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना, ये एडिशनल शेयर्स है, ये एडिशनल शेयर्स को एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने क्या है? मार्केट से ज्यादा रेट में देगा, तो मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मार्केट से ज्यादा पे तो मार्केट प्राइस में ले लूंगा मैं। बरोबर। तो मार्केट प्राइस से कम प्राइस में मिलेगा, तो फिर उस केस में एक्सरसाइज कर सकता था, वैसे एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ठीक है। तो उसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन है। उसके पहले एक और चीज बता दूं, ये पोटेंशियल वोटिंग राइट के हिसाब से ही, अगर समझो मेरा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना, या फिर ज्यादा हो रहा है क्या? थियोरी थियोरी थियोरी।
पोटेंशियल और वोटिंग, हाँ, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। अब मैंने जैसे बताया था डिबेंचर्स, फिर उसके बाद एक्सेसाइबल राइट्स जो भी है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑन 1 अप्रैल एंटिटी के पास, यानी क्या, जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पास 30% वोटिंग राइट्स है। क्या है? 30% वोटिंग राइट्स है, ओके सर। उसके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है, वो कितना है? और 30% है। ठीक है। मेरा एजीएम डिसाइडेड टू बी ऑन 1 जुलाई। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि ये जो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स मेरे सब्सटेंटिव वोटिंग राइट्स के लिए इंक्लूड करेंगे या नहीं, क्वेश्चन वो है। तो समझो मेरा कन्वर्जन डेट जो है ना, कन्वर्जन डेट, ये मेरा फर्स्ट में है, यानी कि यहाँ पे कन्वर्ट कर लूंगा। यहाँ पे जब कन्वर्ट कर लूंगा तो यहाँ पे मेरा कितना 60% वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे मुझे, और मैं यहाँ पे डिसीजन ले सकता हूँ। बराबर, यहाँ पे डिसीजन ले सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ माई सब्सटेंटिव वोटिंग राइट्स। और इनफैक्ट कोई भी दूसरा पावर के लिए हम कंप्यूट करें, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स आर इंक्लूडेड। चलो इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक बार रीड कर लो और मुझे बताओ वेदर द राइट्स आर सब्सटेंटिव या नॉट। And people watching on the YouTube, please do subscribe the channel, hit the bell icon to get the notification of the lecture. not substantive. Both the cases? In yeah, both the cases. ओके, वेरी गुड। तो देखो आ जाओ, क्या है, एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। फॉलोइंग इज द वोटिंग पावर होल्डिंग पैटर्न ऑफ बी। 10% वोटिंग राइट्स हेल्ड बाय ए लिमिटेड एंड 90% वोटिंग राइट्स आर हेल्ड बाय 9 अदर इन्वेस्टर्स ईच होल्डिंग 10%। ठीक है। तो मेरे पास 10% कौन, ए लिमिटेड होल्ड कर रहा है, और 90% दूसरे लोग होल्ड कर रहे हैं। All the investors have entered into a management agreement whereby they have granted the decision making power related to the relevant activities of B Limited। ठीक है। तो फिर सारे जो इन्वेस्टर्स है वो एक मैनेजमेंट एग्रीमेंट में चला गया, जिसमें ये बता रहे कि जो भी रेलेवेंट एक्टिविटीज के रिलेटेड डिसीजंस है, जो कौन कौन लेगा, ये जो ऑल द इन्वेस्टर्स है वो लेंगे, टू ए फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। अच्छा नहीं, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है, ए लिमिटेड के पास है, यानी क्या डायरेक्ट करेगा ए, बी के जो रेलेवेंट एक्टिविटीज जो है ना वो डायरेक्ट करेगा ए। ये कैसा मिला, थ्रू मैनेजमेंट एग्रीमेंट। आफ्टर 2 years ऑफ एग्रीमेंट द इन्वेस्टर होल्डिंग 90% ऑफ वोटिंग राइट्स हैव सम डिस्प्यूट्स विद ए। ठीक है। तो ए जो है ना, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट्स है, दे वांट टू टेक बैक द डिसीजन मेकिंग राइट्स फ्रॉम ए लिमिटेड। दिस कैन बी डन बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन विद द मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स वोटिंग इन फेवर ऑफ द रिमूवल ऑफ राइट्स फ्रॉम ए। However, as per the termination clause of management agreement, B Limited will have the power, will have to pay huge penalty to A Limited for terminating the agreement before its stated term। यानी क्या, ए लिमिटेड के साथ डिस्प्यूट है, बरोबर। अब डिस्प्यूट जब है तो फिर इसको निकालने, इसको ह्यूज पेनल्टी यानी ह्यूज टर्मिनेशन जो भी है अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है। जब ह्यूज पेनल्टी पे करना पड़ेगा
तो बोल रहे हैं कि वेदर द राइट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स 90% वोटिंग राइट्स आर सब्सटेंटिव। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है सर? कि यहाँ पे अगर किसी को निकालने, अगर ह्यूज पेनल्टी पे करना पड़ा है, दिस इज अ फाइनेंशियल बैरियर, राइट? दिस इज नथिंग बट माई फाइनेंशियल बैरियर। फाइनेंशियल बैरियर है तो फिर इस केस में ये राइट एक्सरसाइज ही नहीं होगा, तो ये सब्सटेंटिव नहीं है। तो आंसर देखो क्या है। If the investor holding 90% of voting power exercises their rights to terminate the management agreement, then it will result in B Limited having to pay huge penalty, which will affect the returns of B Limited. This is the barrier that prevents such investors from exercising the rights. Hence, the rights are not substantive. Substantive नहीं है। जो बी सिनेरियो है वो क्या है? Assume the same facts as per scenario A. ए के जो भी सेम है, ए का पूरा जो सिनेरियो से, यानी क्या, ए के पास जो भी है डिसीजन मेकिंग राइट्स है, और उनके साथ डिस्प्यूट हो गया, जो 90% पीपल है ना, इन्वेस्टर्स, उनके साथ डिस्प्यूट हो गया। देर इज नो पेनल्टी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय बी लिमिटेड फॉर टर्मिनेशन एग्रीमेंट, यानी क्या यहाँ पे पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है बिफोर इट्स टर्म। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स, देर आर ओनली 4 इन्वेस्टर्स होल्डिंग 40% voting rights that have disputes with the A Limited and want to take back the decision making right from A. Whether the rights held by the holding investors holding 40% power are substantive। तो सिंपली ये पे बोल रहे कि क्या करना पड़ेगा, ए को निकालना है। अब ए को निकालना है तो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट चाहिए। मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स कब माना जाएगा? जब 50% या मोर आएगा। बट यहाँ पे कितने लोग एग्री कर रहे हैं? ओनली 4 इन्वेस्टर्स विच अमाउंट्स टू 40% ओनली। 40% है और मेजोरिटी नहीं है, तो फिर उस केस में ये भी सब्सटेंटिव नहीं है। तो देखो, टू टेक बैक द डिसीजंस rights from A Limited, investor holding majority of voting power need to vote in favor of removal of rights from A। यानी क्या, मेजोरिटी वोटिंग पावर होना चाहिए। However, the investors having disputes with A Limited do not have majority voting power and hence the rights held by them are not substantive। Substantive नहीं है। सिंपल। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लो और बताओ वेदर दे आर सब्सटेंटिव और नॉट। 4 मिनट है, फटाफट रीड कर लो, देन नेक्स्ट सेशन में मुझे बताना कि whether this is a substantive or not।
डन। 1 मिनट बचा है। न्यू सेशन क्रिएट करो। कहाँ पे थे ये, क्वेश्चन में थे ना? इलस्ट्रेशन नंबर 6। एक बार रीड करते हैं साथ साथ में, और उसके बाद मुझे बता देना कि वेदर इट इज सब्सटेंटिव और नॉट। सिनेरियो ए क्या है? एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 30% ऑफ वोटिंग पावर इन एपीसी। ठीक है। द इन्वेस्टर हैज बीन ग्रांटेड एन ऑप्शन टू परचेस 30% मोर वोटिंग पावर फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर है जिसके पास ऑलरेडी 30% वोटिंग पावर है इन एबीसी। और दूसरा वो जो इन्वेस्टर है उसको क्या दिया है, एक राइट दिया गया है, क्या नहीं, या ऑप्शन दिया गया है कि टू परचेस एडिशनल 30% फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स। हाउएवर द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज टू हाई। देखो तो बहुत ज्यादा है एक्सरसाइज ऑप्शन, to the current market price of ABC Limited, because ABC Limited is incurring losses since last 2 years and it is expected to continue to incur losses in future period as well. Whether the right held by the investor to exercise the purchase option is substantive। यानी क्या सिंपली ऐसा बोल रहा है कि जो भी राइट मिल रहा है, जो इन्वेस्टर 30% होल्ड कर रहा है उसको एडिशनल 30% मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो ये ऑप्शन को परचेस करेगा। बट ये ऑप्शन को परचेस करने के लिए जो एक्सरसाइज प्राइस है दैट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है उसका प्राइस। तो फिर क्या यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन दिया गया है वो सब्सटेंटिव है या नहीं, ये बताओ। व्हाट डू यू फील? सब्सटेंटिव है? हेलो। Yes, sir. हाँ, सब्सटेंटिव है या नहीं, क्वेश्चन था कि वेदर दिस ऑप्शन इज नहीं। सब्सटेंटिव। नहीं। वेरी गुड। तो फिर ये सब्सटेंटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस इज नॉट इन लाइन विद द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस है, तो कोई भी करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस रख के क्यों परचेस करेगा ना, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से परचेस कर सकता है। तो ये सब्सटेंटिव नहीं है। चलो, इस सिनेरियो बी, assume the same facts as per scenario A except the option price is in line with the current market price। यानी क्या, मेरा जो ऑप्शन प्राइस है वो in line with the current market price of ABC and ABC is making profits। ओके, वेरी गुड। यहाँ तक तो ठीक है कि प्रॉफिट्स भी बना रहा है और उसके साथ साथ में उसका करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ही चल रहा है। However, the option can be exercised in the next 1 month only, and the investor has is not in the position to arrange the required amount in 1 month's time to exercise the option। यानी क्या, कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रहा है ना, ये ऑप्शन विद इन 1 मंथ ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर को ये 1 मंथ पे फंड्स अरेंज नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये सब्सटेंटिव है क्या? एक इनलाइन विथ मार्केट प्राइस है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट थिंग, प्रॉफिट बना रहा है, ये भी ठीक है। बट यहाँ पे जो फंड्स अरेंज करने का टाइम है दैट इज वेरी नैरो। नैरो इन द सेंस बहुत कम टाइम है ना, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। तो फिर इस केस में ये भी सब्सटेंटिव नहीं है। चलो, इलस्ट्रेशन सॉरी सिनेरियो 3 देखते हैं। अज्यूम द फैक्ट्स एज पर ए, एक्सेप्ट दैट एबीसी लिमिटेड इज मेकिंग प्रॉफिट्स। हाउएवर the market price of ABC is not known since ABC Limited is relatively new company business of the business of a company and is unique, and there are no other companies in the market doing similar business. Hence, the investor is not sure whether the exercise.
सी परचेज ऑप्शन, यानी क्या जो भी परचेज ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करना है या नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये राइट जो भी है वो ऑप्शन है वो सब्सटेंटिव है कि नहीं। तो फिर से बताता हूँ, सुनो क्या है। पूरा का पूरा फैक्ट सेम है, बट यहाँ पे क्या है, जो एबीसी लिमिटेड है ना, एबीसी लिमिटेड ने एक न्यू प्रोसेस चालू किया है। न्यू प्रोसेस या यूनिक प्रोसेस विच इज न्यू, सबसे अलग है, अभी अभी मार्केट में आया, और इसका रिलेटेड मार्केट्स भी नहीं है, यानी क्या इसके रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है, और इसके रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है अब तक। बराबर। तो इसके रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब अवेलेबल नहीं है तो फिर जो भी इन्वेस्टर है वो तो सोचेगा ही ना कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो फिर सिमिलर मार्केट भी नहीं है, तो फिर उस केस में इसको एक्सरसाइज करना है या नहीं है, ये भी एक सोच है। राइट। तो फिर यहाँ पे भी दिस इज नॉट अ सब्सटैंटिव राइट। तो आज देखो सिनेरियो ए में क्या बोल रहा है, द राइट टू एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन इज नॉट सब्सटैंटिव since the option exercise price is too high as compared to the current market price of ABC Limited। ठीक है। सिनेरियो भी क्या है, the right to exercise the purchase option is not substantive since the time period for the investor to arrange the requisite fund is too narrow, यानी बहुत कम टाइम है। सी वाला क्या था, द राइट टू एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन इज नॉट सब्सटेंटिव, क्यों सब्सटेंटिव नहीं है, बिकॉज द इन्वेस्टर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट वैल्यू of ABC Limited, which is necessary in order to compare the option exercise price with the market price। यानी क्या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है, जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो फिर उसका शेयर प्राइस मैं मार्केट में कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तो फिर क्या, अगर कंपेरेबल नहीं है तो फिर इन केस में मुझे यहाँ पे डाउट भी आ सकता है ना कि ये क्या बहुत ज्यादा है, ओवर प्राइस्ड है। ठीक है। इट कैन बी डिसाइडेड वेदर द एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन वुड बी बेनिफिशियल और नॉट, यानी फर्दर मुझे सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेगा, यानी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करे या नहीं करे, बट ये सब्सटेंटिव नहीं है। क्लियर। चलो एक 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 लास्ट इलस्ट्रेशन कर लो, लास्ट नहीं, मतलब सब्सटेंटिव के रिलेटेड लास्ट वाला है। और मुझे बताओ कि वेदर द राइट इज सब्सटेंटिव और नॉट। Not substantive. नॉट सब्सटेंटिव, इतना जल्दी आंसर तो नहीं देख लिया ना। ठीक है। देखो क्या है, अ वेंचर कैपिटल फंड इज मैनेज्ड बाय एन असेट मैनेजर who has rights to take the investments and divestment decisions related to fund corpus. Asset manager is also holding some stake in the fund। ठीक है। The other investor of the fund have the right to remove the asset manager। तो सिंपली यहाँ पे सिंपली ये बोल रही कि वेंचर कैपिटल फंड इज मैनेज बाय एन असेट मैनेजर, असेट मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है, जिसके पास राइट से इन्वेस्टमेंट एंड डाइवर्समेंट करने का डिसीजन मेकिंग है। असेट मैनेजर जो है ना कुछ कॉर्पस भी उसमें होल्ड करता है। अदर इन्वेस्टर्स ऑफ द फंड हैव द राइट टू रिमूव द असेट मैनेजर, अदर इन्वेस्टर्स जो है ना वो भी क्या है, उनके पास राइट टू रिमूव द एसेट मैनेजर। However, in the present scenario, there is in the is absence of other manager who are willing or able to provide a specialized services that the current asset manager is providing, and the purchase the stake that the current manager is holding in funds, whether the removal of available with the other investors are substantive। तो सिंपली यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो भी मेरा वेंचर कैपिटल फंड्स है, वो वेंचर कैपिटल फंड का जो असेट मैनेजर है, दैट एसेट मैनेजर जो है ना वो डे टू डे एक्टिविटीज मतलब डे टू डे एक्टिविटीज चलाता है, यानी फंड्स को मैनेज करता है। बट ये जो फंड मैनेजर को निकाल दूं तो फिर दूसरे कोई भी फंड मैनेजर नहीं है जो ये फंड को मैनेज कर सके और इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको भी टेक ओवर कर सके। तो इस केस में अगर उस पर्टिकुलर अभी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो भी एसेट मैनेजर है उसको निकाल दूं तो फिर मेरा जो एक्टिविटीज है वो हैम्पर होगा। हैम्पर होगा इन द सेंस क्या, मेरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैम्पर हो जाएगा। ये क्या है, ऑपरेशनल बैरियर है, तो फिर उस केस में दिस इज नॉट अ सब्सटेंटिव राइट। If the other investor exercises the removal rights, then it will impact the operations of fund and ultimately the return of the fund. Hence, since there is no substitute of current asset manager available who can manage the corpus of the fund, hence the removal rights are held by the other investors are not substantive। ठीक है। यहाँ पे ये सब्सटेंटिव नहीं है। तो यहाँ पे सब एग्जांपल्स देख लिया जहाँ पे नॉट सब्सटेंटिव बता रहा था। तो सब्सटेंटिव क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंटिव राइट। तो सब्सटेंटिव इन द सेंस सिंपली प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेबल होना चाहिए, यानी क्या उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बैरियर हो, ऑपरेशनल बैरियर हो, कुछ भी बैरियर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्रीली एक्सरसाइजेबल। तो देखो, फॉर अ राइट टू बी सब्सटेंटिव इट शुड बी एक्सरसाइजेबल व्हेन द डिसीजंस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिलेवेंट एक्टिविटीज नीड टू बी मेड। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी राइट है ना,
to be a substantive right, rights need to be currently exercisable. However, there may be some situations where the right can be substantive even though it may not be currently exercisable. यानी ये सिंपली ऐसा बोल रही है, ये पोटेंशियल वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं। उसके रिलेटेड एग्जांपल है, देखो नीचे क्या है। इन केस ऑफ द इन्वेस्टर्स करेंटली होल्डिंग 30% वोटिंग राइट्स in the company and has the option to purchase additional 40% voting rights to increase the voting rights to 70%. The option can be exercised within next 25 days. मतलब 25 आने वाले 25 दिन में जो है ना, ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। कौन सा राइट? जो 40% एडिशनल स्टेक है ना, वो परचेज कर सकता है। ऑल्सो देर इज अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर शेड्यूल टू बी हेल्ड आफ्टर 30 डेज टू टेक डिसीजन अबाउट द रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो 30 दिन बाद क्या है? 30 दिन बाद है कि रिलेवेंट एक्टिविटीज के रिलेटेड कुछ डिसीजन होने वाला है। यानी क्या? एजीएम है समझो, एनुअल जनरल मीटिंग है, और उसमें क्या डिसीजन होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर के पास सब्सटेंटिव राइट है क्या अभी? बेस्ड ऑन द करंट वोटिंग राइट्स 30%? नहीं, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट चाहिए। क्या मैं पोटेंशियल को इंक्लूड कर लूँ? यानी क्या विद इन 25 डेज में अगर एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो फिर उस केस में तो 25 डेज में मेरा 70% वोटिंग राइट रहेगा, और 30 डेज में जो है ना, आफ्टर 30 जो भी एजीएम होगा उसमें मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ ना। So, in such case, even though the investor is not currently holding majority voting rights, it can exercise the purchase option and increase its voting power to 70% by the time when the decision about the relevant activities are to be made. Hence, जो भी है ना, such rights are substantive rights. यानी potential rights भी जो है ना, वो substantive right माना जाएगा if it is exercisable. Is that clear? यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, चलो, सब्सटेंटिव राइट समझ में आ गया। तो अब देखते हैं प्रोटेक्टिव राइट क्या है। प्रोटेक्टिव राइट यानी क्या है? व्हाट इज प्रोटेक्टिव राइट? प्रोटेक्टिव राइट इज नथिंग बट द राइट्स नॉट टू गिव द इन्वेस्टर पावर ओवर द इन्वेस्टिंग। यानी क्या? ये प्रोटेक्टिव राइट्स कोई भी पावर नहीं देता है। किसके ऊपर? इन्वेस्टर के ऊपर। इन्वेस्टर है समझो, इन्वेस्टर है पीपी लिमिटेड, पीपी लिमिटेड है और ए लिमिटेड है। ये इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टी है, ठीक है। और पीपी लिमिटेड के पास क्या है? ये इसके जो राइट्स है ना, ये प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव क्या है सर? समझाता हूँ, पहले ये सुन लो कि प्रोटेक्टिव राइट्स जो है ना, वो इन्वेस्टर को पावर नहीं देता है। सब्सटेंटिव राइट है तो पावर है, प्रोटेक्टिव है तो पावर नहीं है। Protective rights relate to the right to protect the interest of the party holding those rights without giving the holder the right over the relevant activities of the investee. तो सिंपली यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, सुन लो। कभी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट तो सुना होगा, सुना होगा। अब मैकडी जो है ना, मैकडी एग्जांपल ले लो मैकडी का। मैकडी का कोई भी आउटलेट में चले जाओ, पुणे में हो, फिर उसके बाद मुंबई में हो, या फिर कहीं भी हो, कोलकाता में हो, बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, उनका जो है ना, जो उसका स्टोर है, जो भी मैकडी का स्टोर है, वो मैकडी का स्टोर डिजाइन सेम वे में होगा। ऑर्डरिंग का जो प्रोसेस है वो सेम होगा। एम्प्लॉयज का ड्रेस कोड जो है ना, वो भी सेम होगा, बरोबर। फिर उसके बाद वहां पे बेंचेस हुआ, वहां पे डिजाइन पूरा जो स्टोर का वो सेम होगा। तो ऐसा सेम क्यों है? तो मैकडी जो है ना, मैकडी जो होल्डिंग कंपनी है या फिर द मेन ओनर ऑफ द मैकडी, जब भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट परचेस कर रहा है, कोई भी पर्सन या फिर एंटिटी परचेस कर रहा है, तो उस मैकडी जो है ना, एक प्रोटेक्टिव राइट्स इशू करता है। प्रोटेक्टिव राइट्स इन द सेंस, वो अपना ब्रांड को प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं समझा सर? ब्रांड को प्रोटेक्ट करना इन द सेंस, अब यहाँ पे जब भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट दे दिया, यानी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कोई भी एंटिटी परचेस कर लिया फ्रॉम द मैकडी, अगर वो प्रोटेक्टिव राइट्स इंपोज नहीं करेगा, तो फिर उस केस में तो उसके हिसाब से चलाएगा ना। स्टोर का डिजाइन उसके हिसाब से होगा, किसके हिसाब से? जो एंटिटी परचेस किया ना, उसके हिसाब से होगा। ड्रेस कोड उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे कोई पहचानेगा नहीं ना, दैट इज दिस इज दी मैकडी स्टोर। मैकडी क्या है? एक ब्रांड है। तो ब्रांड को रिप्रेजेंट करने जो भी होल्डिंग कंपनी है, जो भी ओनर है, वो क्या करता है? प्रोटेक्टिव राइट्स इंपोज करता है। क्या? कि ये जो यूनिफॉर्म है ना एम्प्लॉयज का, वो मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। ये जो डिजाइन है स्टोर का, वो सेम मैकडी का होगा। ऑर्डरिंग प्रोसीजर जो है, वो सेम मैकडी का जो मेन ब्रांच में हो रहा है वैसे ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है? ये प्रोटेक्टिव राइट्स है, टू प्रोटेक्ट द ब्रांड। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव राइट्स। अब ये जो प्रोटेक्टिव राइट्स है, ये तो सिर्फ उसके ब्रांड को बचाने दे रहा है ना, ब्रांड को बचाने ये इम्पोज कर रहा है। ये कंट्रोल या पावर नहीं है इसके पास। बस सिर्फ ये बता रहा है, जो बाकी का रिटर्न्स वगैरह सब कुछ वो तुम्हारे हिसाब से होगा, बरोबर। यहाँ पे सिर्फ जो ड्रेस कोड है, डिजाइन है, फिर उसके बाद जो ऑर्डरिंग प्रोसेस है, ये बाकी ये जो केओपीस है, वो पूरा किसके? मैकडी के हिसाब से होगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव राइट्स है।
ठीक है, इसके वजह से जो है ना, ये रिटर्न्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। क्यों इफेक्ट नहीं होगा सर? क्योंकि अगर वो दूसरा भी एंटिटी, अगर दूसरा भी यानी क्या, जो भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट परचेज करेगा, जो भी पर्सन परचेज करेगा मैकडी का फ्रेंचाइजी, परचेज करने के बाद अगर उसका टेस्ट अच्छा है तो लोग जाके वहां पे खाएंगे ही। अगर तुम्हें एग्जांपल दूं तो पुणे का जो बर्गर किंग है, बर्गर किंग यानी कोरेगांव पार्क में एक बर्गर किंग का प्लेस है जहाँ पे दिन भर में बहुत सारे ऑर्डर्स जाते हैं, बहुत लोग जाके खाते हैं। वहां पे क्यों जाते हैं? क्योंकि टेस्ट अच्छा है उसका, उसके लिए जाते हैं और खाते हैं। तो उससे क्या है, उसका कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, कुछ नहीं है, एक फॉर्मलाइज्ड मैकेनिज्म कुछ नहीं है, लेकिन उस वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बरोबर। वही देखो मैं मैकडी में, मैकडी भी परचेस मतलब अर्न कर रहा है। बट मैकडी ने क्या किया है, मैकडी ने जो है ना इशू किया है, प्रोटेक्टिव राइट्स इम्पोज किया है, जहाँ पे उसका ड्रेस कोड होगा, उसका पूरा जो केओपी से, केओपी इन द सेंस उसका प्रोसीजर जो भी है, ऑर्डरिंग प्रोसीजर हुआ, उसका टेस्ट हुआ, उसका जो एम्प्लॉयज का वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पीपल, ये सब जो है ना वो मैकडी के हिसाब से होगा। दीज आर प्रोटेक्टिव राइट्स। और ये प्रोटेक्टिव राइट्स पावर नहीं देगा कभी, यानी क्या, जो ओनर है ना, ओनर को पावर नहीं देगा। दिस आर ओनली प्रोटेक्टिव राइट्स। तो इस केस में इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव राइट्स, समझा? Yes. हम्म। तो प्रोटेक्टिव राइट्स क्या है? Protective rights are the rights designed to protect the interest of the party, holding those rights without giving the power over the entity which those rights relate. Such rights mainly relate to fundamental changes to the activities of the investee or apply in exceptional circumstances. However, not all the rights that apply to the exceptional circumstances or contingent on future events are protective rights. प्रोटेक्टिव राइट जो है ना, डू नॉट गिव द होल्डर अ पावर और प्रिवेंट अनदर पार्टी फ्रॉम हैविंग पावर ओवर द इन्वेस्टर। यानी क्या, अब जैसे मैकडी है, मैकडी ने जो है ना फ्रेंचाइजी ले लिया, यहाँ पे ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी ले लिया, फ्रेंचाइजी के हिसाब से उसका जो राइट्स है, राइट्स क्या है, प्रोटेक्टिव राइट्स, कि यूनिफॉर्म सेम होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका ऑर्डरिंग प्रोसीजर पूरा सेम होना चाहिए, ये सब कुछ है। बट यहाँ पे अगर समझो कोई भी दूसरा एंटिटी है, और दूसरा एंटिटी जो है ना वो डायरेक्ट कर रहा है मेरा एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटीज, कि बोल रहा है कि मंडे को यही ऑर्डर मेन्यू रहेगा, ट्यूसडे को यही ऑर्डर मेन्यू रहेगा। क्या है ये ऑर्डर मेन्यू? क्या है? दैट इज द रेलेवेंट एक्टिविटी। बरोबर। और ये रेलेवेंट एक्टिविटी को वो पर्सन डायरेक्ट कर रहा है, तो उसके पास पावर हो सकता है। तो प्रोटेक्टिव राइट्स आर नॉट प्रिवेंटिंग एनी अदर पर्सन टू होल्ड दी, टू फॉर हैविंग पावर ओवर द इन्वेस्टी। प्रिवेंट नहीं करता है, प्रोटेक्टिव राइट्स आर डिफरेंट। प्रोटेक्टिव राइट्स पावर नहीं देता है, और दूसरे लोगों को रोकता नहीं कि तुम लोग पावर एक्सरसाइज करो। ठीक है। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटेक्टिव राइट्स इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। यानी क्या, यहाँ पे और भी हो सकता है। तो एग्जांपल क्या है? A right exercisable by an investor only in the event of fraud or defaulted by other investors having power to take the decision about the relevant activities. Okay. A lender right to appoint its nominee director in the board of borrowers to ensure the power borrower not to engage in any activities that significantly increase the risk of borrower. यानी क्या, समझो HDFC बैंक है या फिर कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक इन द सेंस जो लोन्स देता है। ठीक है, अब लोन्स देता है, कोई एक कंपनी को बहुत बड़ा अमाउंट लोन दिया है, समझ रहे हो, कि एक कोई कंपनी को बड़ा अमाउंट का लोन दिया है। जब बड़ा अमाउंट का लोन दिया है तो फिर मेरे पास क्या है, जो भी बैंक है, समझो मैं बैंक हूँ, और मैंने किसी एक एंटिटी को मैं 100 करोड़ का लोन दे दिया। अब 100 करोड़ का जब लोन दे दिया, तो मेरे पास तो एक डर रहेगा ना, अरे यार 100 करोड़ उसको दिया मैं, तो फिर यहाँ पे डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत है। बरोबर। तो फिर मैं क्या करूंगा, कोई भी एक पर्सन को अपॉइंट करूंगा इन द बोर्ड ऑफ दैट कंपनी। ठीक है। जो कुछ नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग वगैरह कुछ नहीं करेगा, बस जाएगा वहां पे, बोर्ड डिसीजन में बैठेगा, जब डिसीजन होगा बोर्ड के जो डिस्कशंस होंगे उस पर बैठेगा, और देखेगा कि कोई भी जो डिफॉल्ट एक्टिविटीज है या फिर मलिशियस एक्टिविटीज है ये टेक प्लेस ना हो। यानी क्या, जो भी एक्टिविटीज है वो प्रॉपर वे में हो, और यहाँ पे डिफॉल्ट की चांसेस कम हो। तो फिर यहाँ पे मैं क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, प्रोटेक्टिव राइट, मेरे लोन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मैं। दिस इज द प्रोटेक्टिव राइट। राइट। Rights held by the minority shareholders to approve the decisions related to capital expenditure greater than the required in normal course of business or to approve issue of equity shares or debentures। यानी क्या, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो भी राइट है टू अप्रूव द डिसीजंस। ठीक है। अ लेंडर राइट्स टू सीज द असेट ऑफ बोरोवर इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स इन प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स, और राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स टू अप्रूव or block decisions related to the change in the name of the investee, amend the constitutional documents of the investee to enter into a new business, change in the registered office ऑफ द इन्वेस्टी एक्सेट्रा। यानी क्या, अगर मेरे नाम पे कोई मेरा मेरा फ्रेंचाइजी कोई परचेज किया है, और वो फ्रेंचाइजी बोल रहा है कि नहीं मेरा नाम चेंज कर दूंगा, नाम चेंज कर देगा, तो फिर यहाँ पे नाम कैसे चेंज करना पड़ेगा, मतलब अलाउ कैसे करेंगे उसको नाम चेंज करने में?
अभी समझो मेरा मैक डी है, वो सोच रहा है कि मैक ई लगा दूं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो फिर ये भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव राइट है कि सेम नाम यूज करना चाहिए। ठीक है। एक सिंपल सा चार्ट दिया है। क्या, अगर इन्वेस्टर के पास, जो भी इन्वेस्टर है, अगर उसके पास सब्सटेंटिव राइट्स है और दूसरे होल्डर्स के पास क्या है, प्रोटेक्टिव राइट है, तो इन्वेस्टर जो भी है उसके पास क्या है, पावर है। बराबर। अगर इन्वेस्टर के पास प्रोटेक्टिव राइट्स है और दूसरे लोगों के पास, दूसरा जो अदर पार्टीज है उसके पास सब्सटेंटिव है, तो अदर पार्टीज जो है ना उनके पास क्या है, पावर है। ठीक है। समझो, दोनों के पास, इन्वेस्टर के पास भी सब्सटेंटिव है और अदर पार्टीज के पास भी सब्सटेंटिव है, तो फिर फर्दर इवैल्यूएशन इज नीडेड, यानी क्या, फर्दर देखना पड़ेगा कि किसका सब्सटेंटिव है। यहां तक सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. इलस्ट्रेशन नंबर 8 एक बार रीड कर लो। रीड करने के बाद मुझे बताओ कि वेदर द राइट इज प्रोटेक्टिव राइट और सब्सटेंटिव राइट। क्या है, प्रोटेक्टिव या सब्सटेंटिव? Protective. वेरी गुड। तो देखो फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं। एबीसी लिमिटेड is a manufacturer of branded garments and is the owner of brand X. PQR has entered into a franchisee agreement with APC to allow PQR to set up a new retail outlet to sell the brands X. As per the agreement, PQR Limited will set up the retail outlet from its own funds, decide the capital structure of the entity, hire employees and their remuneration, select vendors for acquiring the capital items, etc. However, ABC Limited will give certain operating guidelines like interior of the retail outlet, uniform of the employees, and other such गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द ब्रांड नेम ऑफ द एबीसी। तो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे एबीसी जो है ना कुछ गाइडलाइंस दे रहा है टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रांड, तो फिर यहाँ पे ये जो है ना ये प्रोटेक्टिव राइट्स है। तो देखो, द एक्टिविटीज दैट मोर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ पीक्यूआर आर फंडिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीक्यूआर, hiring of the employees and their remuneration, vendors of capital items, etc., which are exercisable by PQR Limited. Further, the retail outlets is being set up by PQR Limited without any financial support from ABC. The rights available with ABC are to protect the brand or name of the ABC, and such rights do not affect the ability of PQR Limited to take decisions about relevant activities. Hence, ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव राइट्स है। यहाँ तक समझ में आया क्या, बताओ? यहाँ तक सब Yes, कुछ sir. क्लियर है? एक बार बताता हूँ क्या फ्लो था। हम सबसे पहले देख रहे थे कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल के नीचे तीन चीजें होना चाहिए, राइट? तीन चीजें क्या है कंट्रोल के नीचे? एक, सबसे पहला होना चाहिए मेरा पावर। सेकंड, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स। और ये पावर और एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स यूज करके इन्वेस्टर जो है ना उसके अपने आप का जो रिटर्न्स है वो इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ये थर्ड वाला है। ये सिंपली ऐसे बोल लो, इन्वेस्टर्स रिटर्न, अफेक्ट द इन्वेस्टर्स रिटर्न। ठीक है। ये तीनों है, तो फिर उसके बाद कंट्रोल मानेंगे। बराबर। फिर देखा हमने कंट्रोल में सबसे पहले पावर आया। पावर के नीचे क्या है, हमें तीन चीजें देखना पड़ेगा। क्या, एग्जिस्टिंग राइट्स and the current ability to direct the relevant activities. Relevant activity क्या है? Simply the activity which affect the entity's return, right? एंटिटी का if, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा एंटिटी के रिटर्न के ऊपर, उसको हम रिलेवेंट एक्टिविटी मानेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद करंट एबिलिटी देखा। करंट एबिलिटी इज नथिंग बट जब भी रिक्वायर्ड डिसीजंस है, कोई भी डिसीजन है रिलेटिंग टू रिलेवेंट एक्टिविटी, वो ले सके। ठीक है, वो करंट एबिलिटी है। एंड एग्जिस्टिंग राइट्स कैसे कैसे आ सकता है, वो चार पांच चीजें पढ़े, वोटिंग राइट्स, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, फिर उसके बाद कि मैनेजर पर्सन को क्या है अपॉइंट या रिमूव कर सके, या फिर कोई दूसरा एंटिटी जो है ना, अगर रिलेवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर रहा है इन द इन्वेस्टी, तो फिर उसको जो एंटिटी डायरेक्ट कर रहा है उसको असाइन करे, यानी क्या बोलते हैं उसको, रिमूव कर सके, या फिर उसको ऑन रोल लेके आए। फिर उसके बाद और क्या था, फिर उस कुछ इन्वेस्टर के बेनिफिशियल के लिए, कुछ एंटिटीज और बेनिफिशियल के लिए क्या, जो भी आउटपुट है ऑफ द इन्वेस्टी वो पर्टिकुलर मार्केट में भेजे या फिर खुद को भेजे एज पर द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टर्स, और अदर राइट्स एज सच कुछ है, तो फिर उस केस में ये सब राइट फॉर्म्स ऑफ राइट्स है। देन देखा था ये राइट्स जो है, वेदर दिस राइट्स आर सब्सटेंटिव या प्रोटेक्टिव। सब्सटेंटिव है, वेल एंड गुड, पावर है। सब्सटेंटिव नहीं है तो फिर उस केस में प्रोटेक्टिव माना जाएगा, और प्रोटेक्टिव जो है क्या रहेगा, पावर नहीं है। ठीक है, तो सब्सटेंटिव है पावर है, सब्सटेंटिव नहीं है पावर नहीं है, और प्रोटेक्टिव है तो भी पावर नहीं है। सब्सटेंटिव यानी क्या, देयर शुड बी अ प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट। कोई भी फाइनेंशियल बैरियर या ऑपरेशनल बैरियर, कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, फ्री टू एक्सरसाइज होना चाहिए। प्रोटेक्टिव राइट क्या है, जो भी ओनर है या इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इम्पोजेस सम प्रोटेक्टिव राइट्स ओवर दी ब्रांड नेम या फिर टू प्रोटेक्ट द ब्रांड, उसको प्रोटेक्टिव राइट्स बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है ना कोई भी क्या बोलते हैं, पावर नहीं मिलेगा बाय दी प्रोटेक्टिव राइट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड होप सो हाँ जो भी पढ़ाया सब कुछ समझ में आ गया। थैंक यू। थैंक यू सर।